सामने हम पेश करेंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट्स के नाम नोट कर लीजिए। ट्रेड एट 215 आशीष चतुर्मोता जी सेंट्रल वेल्थ मैनेजमेंट से आपको देने वाले हैं। ट्रेड एट 230 सच्चिदानंद उत्तेकर ट्रेड बुल्स के होंगे आज हमारे साथ, और साथ ही ट्रेड एट 245 मोदित गोयल जी आपको देंगे। एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज से हैं, फंडामेंटल राय जानेंगे गुरांग शाह साहब से, ज्योतिष फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं। और ब्याज पर ब्याज केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, अब नई तारीख आ गई है, तारीख पे तारीख, एक नई तारीख। अब इसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या डेवलपमेंट्स हुए कोर्ट में, असीम से हम जानेंगे। आरआईएल की तेजी के पीछे आज कौन से बड़े ब्रोकरेज हाउस की शानदार रिपोर्ट है, ये आपको यतिन बताएंगे डीलिंग रूम चेक के अलावा। और आशीष से जानेंगे कल कौन से वो इवेंट्स हैं जिनके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए ताकि कल की तैयारी आपकी आज ही हो जाए। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर ठीक 3 बजे, उसके बाद बीटी एसटी एसटी बीटी आइडियाज़। तो एक्शन भरपूर है शो में। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हेमंत जी। ऐसा करते हैं क्योंकि आज बाजार का बादशाह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बना हुआ है और यहाँ पर आप ऑलरेडी हेमंत जी 11,500 करोड़ का टर्नओवर आते हुए देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस स्टॉक पर राय ले लेते हैं। रिकॉर्ड हाई पर तो ये ऑलरेडी है। हमारे साथ चतुर्मोता साहब जुड़ चुके हैं। आशीष जी, एकदम बहुत शानदार, अगर आपका कोई व्यू हो आरआईएल पर शेयर कीजिए, बताइए किस हिसाब से आप इस स्टॉक को देख रहे हैं वीकली और अब पोजिशनली। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। मुझे आज थोड़ी खुशी हो रही है शैल जी ये बताते हुए कि जनरली तो बहुत से स्टॉक देते हैं और बहुत बार उनमें अच्छे मूव भी आते हैं, बट अच्छी बात यह कि कल रिलायंस का जो ट्रेड था वो हमने सुबह सुबह आपके चैनल पे कवर किया था हेमंत के साथ में मॉर्निंग में। और जब ये 2110 इस समय ट्रेड कर रहा था तब हमने कहा था ये पोल फ्लैग का फॉर्मेशन इस स्टॉक ने बनाया और जिसका पोटेंशियल टारगेट 2250 होगा। बट आप स्टॉक की स्ट्रेंथ देखिए, 2250 के लेवल को तो इसने एक ही दिन में क्रॉस कर गया। और आज जो वॉल्यूम्स जिसके साथ इसने ये ब्रेकआउट 2250 के ऊपर पे भी निकाला है, ये काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है अब जो ये पोल एंड फ्लैग अगर से ये प्रॉपर बना है तो इसका पोटेंशियल टारगेट 2480-2500 के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहने वाली है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत कहीं भी नजर नहीं आती। उल्टा थोड़ी भी डिप इसमें आएगी और इमीडिएटली इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अब सिर्फ आपको अपने स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज करना चाहिए। मेरे हिसाब से 2250 जो पहले टारगेट था वही अब आपका स्टॉप लॉस यहां पर हो जाएगा और 2480 तक के लक्ष्य मुझे लगता है रिलायंस के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। तो आरआईएल बाजार का बादशाह और 14% का वेटेज हो तो देखिए फिर क्या होता है। एक बार दिखाइए डॉक्टर साहब कंट्रीब्यूटर्स। 100 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी नजर आ रहा है थैंक्स टू आरआईएल। जी हाँ, कंट्रीब्यूटर्स अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दरअसल आज मार्केट ऊपर टिका हुआ क्यों है। आज ही क्यों, आप देखिए पिछले 3 दिनों से आरआईएल भागता जा रहा है। ये हमारा 3 दिनों से लगातार देखिए बाजार का बादशाह है। 127 अंक का कंट्रीब्यूशन यही दिखा रहा है। सोचिए अगर आरआईएल आज फ्लैट होता तो क्या होता, आप तो आपको ये जो निफ्टी है ये हरे निशान में नहीं नजर आ रहा होता। तो आरआईएल, एशियन पेंट भी 2 दिन से बात हो रही है, इनमें भी गजब की रैली देखने को मिल रही है। पेंटिंग एक्टिविटी डिमांड वापस से बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आरआईएल के पार्टली पेड स्टॉक के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस पर भी हम 2 दिन से राय ले रहे हैं हमारे सारे मेहमानों से। ये भी देखिए आज अपर सर्किट पर 10% के लॉक्ड है और क्या मूवमेंट देखने को मिला है। सच्चिदानंद उत्तेकर जी को भी जोड़ लेते हैं यहाँ पर। सच्चिदानंद जी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट पर व्यू बताइए और मार्केट से पहले आरआईएल पर व्यू बताइए क्योंकि आरआईएल ही मार्केट का व्यू बन रहा है आजकल। गुड आफ्टरनून हेमंत जी। गुड आफ्टरनून सर। एब्सोल्युटली सर, रिलायंस ही है इनफैक्ट इसी ने आज मार्केट को संभाले रखा है। जिस तरीके से ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है मुझे लग रहा है 80% ऑफ द कंट्रीब्यूशन रिलायंस की वजह से है। फिलहाल थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आया है ओएमसीज की वजह से, बट आई थिंक आज का जो चैंपियन स्टॉक है वो डेफिनेटली रिलायंस है। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है 22 तो एक काफ़ी अहम लेवल था एंड जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेकआउट हुआ है मैं काफ़ी सहमत हूँ आशीष से जो उन्होंने टारगेट दिया है अराउंड 2450 के। ऑन अ ब्रॉडर बेसिस ये पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए यहाँ पर पोजीशन रिटेन करनी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो सकती है, बट मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है जहाँ पर एक बाय एंड डिक्लाइन रणनीति ही रखनी चाहिए। सो ओवरऑल स्ट्रक्चरली देखें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक रहा है एंड जिस तरीके से वापस ब्रेकआउट हुआ है मुझे लग रहा है आगे कुछ दिनों के लिए मुझे लग रहा है रिलायंस के वेटेज की वजह से ही निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग वाला मोड एक्टिव रहेगा। सो जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है मुझे लग रहा है 2450 के टारगेट के लिए यहाँ पर बने रहना चाहिए रिलायंस में। थोड़ी सी अगर डिक्लाइंस होते हैं तो वो हेल्दी होंगे। 2230 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा यहाँ से जहाँ पर आपको अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने चाहिए। सचिन जी पार्टली पेड स्टॉक के बारे में भी बताइए प्लीज।
शैल जी, सॉरी हेमंत जी, पाटलिपेट के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रख रहा हूँ। ओके। बट जिस तरीके से पेरेंट कंपनी है, मुझे लग रहा है वहाँ पर एक अच्छी प्रोबेबिलिटी मिली है। काफ़ी समय के बाद एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो वहाँ पर डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस ही है। अगर हम पूछते निफ्टी हैं सर, इसके ऊपर एक मिनट पार्टली पेड स्टॉक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आशीष जी, ये जिस हिसाब से बायर सर्किट लगा हुआ है और देखिए खुल ही नहीं रहा है आज, इस स्टॉक में क्या कितना आप देखते हैं अपसाइड आगे आने वाले दिनों में? क्योंकि लोग कह रहे हैं अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा अगर रिलायंस के ही प्ले को प्ले करना है तो फिर पार्टली पेड से क्यों ना किया जाए और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई पैसा तो देखिए रिलायंस में ही लगाना है तो फिर पार्टली पेड क्यों ना खरीदा जाए। तो आप देखिए आज रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो ऊपर है लेकिन पार्टली पेड में सर्किट लग गया 10% का। बिल्कुल, तो ये तो एक ऑप्शन की तरह जाएगा जिसमें ये इन द मनी एक ऑप्शन जिस तरह से फास्ट मूव करता है, वो मुझे लगता है वही रिलायंस का पार्टली पेड जो शेयर है वो ज्यादा आपको एक अल्फा यहाँ पे क्रिएट करेगा। और मेरे हिसाब से इसका जो पोटेंशियल अपसाइड है, जिस बेसिस पे मैंने रिलायंस की बात की, मुझे लगता है 1500 रुपए तक के आपको एक इमीडिएट लक्ष्य रिलायंस के इस पार्टली पेड शेयर के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। और थोड़ा अगर से पोजिशनल व्यू लेना हो तो ये 150 रुपए की एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ है, तो मेरे हिसाब से आपको जो पोटेंशियल इसकी अपसाइड मिलेगी वो 1560 1580 तक भी एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। तो 1500 का लक्ष्य शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए और 1560 1580 के पोजिशनल टारगेट जो अगर से इसको थोड़ा सा लंबा रखना चाहे तो ये मुझे लगता है रिलायंस का पार्टली पेड शेयर दिखा सकता है। और यहाँ जो सपोर्ट है वो बहुत ही अहम सपोर्ट 1360 1365 के जोन में बना हुआ है, तो उसी स्टॉप लॉस को रख करके आप यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल्स पे बना सकते हैं। राय आपको मिल रही है पार्टली पेड अप स्टॉक पर, और हेमंत जी की अपनी व्यक्तिगत सोच ये है कि अगर आप तेज़ी खेलना चाहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में तो बेहतर है कि पार्टली पेड स्टॉक पर ध्यान दीजिए ज़्यादा, क्योंकि इसका बीटा हायर है और इसमें वॉलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। एक और कारण ये भी है कि फंड्स अगर आप म्यूचुअल फंड पिक्चर आप देखें तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इक्विटी फंड्स हैं जो बिल्कुल लिमिट अप हो चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर पर, लेकिन क्योंकि पार्टली पेड एक अलग शेयर माना जाता है तो आप उसको खरीद सकते हैं और वो ही मज़ा या लुत्फ उठा सकते हैं जो आपको पेरेंट में मिलता है। बिल्कुल सही है। और देखिए आज हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि मंदी नहीं करनी चाहिए। एक बार स्ट्रैटेजी दिखाते हैं। दरअसल कारण यही था ये बोलने का कि मंदी क्यों नहीं करनी चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज जब तक मजबूत है, मंदी करने वाले देखिए पीछे हट जाएंगे। और अगर ये स्टॉक और स्ट्रांग होता है और जिस हिसाब से खबरें आई हैं कल सिल्वर लेक की डील के बाद कि मिडिल ईस्ट की कुछ कंपनियां, केकेआर की कुछ कंपनियां, इस समय की भी स्ट्रैटेजी है, ये ध्यान रखिए, सुबह की नहीं है, ये इस समय की है। सुबह की स्ट्रैटेजी थी कि बाउंस बैक देखने को मिलेगा। इस वक्त की स्ट्रैटेजी वॉलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि रिलायंस ही अकेला ऐसा स्टॉक है जो ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन मंदी करने वाले देखिए नीचे जाएंगे। मंदी आपको तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कल का लो टूट ना जाए, और कल के लो से तो हम कंफर्टेबली ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मिले, लेकिन आप इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाइए, रिलायंस को देखते रहिए। रिलायंस अगर भागता रहे ऊपर तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको अपनाना चाहिए बाजार में। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो शायद चलिए आज तेजी नहीं कर पाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से नीचे आ गया है। तो सही दिशा आज बैंक निफ्टी नहीं दिखा रहा है, सही दिशा बाजार की आपको RIL दिखा रहा है। RIL टॉर्च लेकर आगे खड़ा हुआ है और बाजार देखिए उसको फॉलो कर रहा है। तो शॉर्ट करने वालों को भी RIL सता रहा है। आप सोचिए आज सुबह सुबह चलिए जिसने कल शॉर्ट किया हो वो RIL का मूव देख के ही अपनी शॉर्ट पोजीशंस काट लेगा, तो बैक फुट पर आएगा। और इसीलिए इसको ट्रैक करिए, अगले कुछ दिन ये डिसाइड करेगा कि बाजार कैसे जाना है। और देखिए सुबह से आपको यतिन बता रहे हैं RIL की वो रिपोर्ट, उस पर आता हूं। यतिन बताइए ब्रोकरेज हाउसेस कितने उत्साहित हैं इस डील को देखकर और क्या कह रहे हैं आप? तो देखिए हेमंत, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये हिंदुस्तान की सबसे पहली कंपनी है जिसने $200 बिलियन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको अचीव किया है, और हम बहुत नजदीक है 15 लाख करोड़ के इंडियन रुपी टर्म्स में मार्केट कैप के लिए। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है मार्केट प्लेस में इसको लेके। क्यों एक्साइटमेंट है? जाहिर सी बात है कि रिलायंस जियो में हमने जब अनलॉकिंग होती हुई देखी थी तभी ज्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट था, और अभी जब चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपनी AGM में कहा था कि 2 क्वार्टर के अंदर अंदर रिलायंस रिटेल में बहुत बड़ी अनलॉकिंग होने वाली है, हिस्सेदारी बेचने को आने वाले हैं वो, तो मार्केट को क्लियरली ये दिख रहा है कि यहाँ एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है रिलायंस रिटेल में बहुत जल्द आ सकता है। और इसी एंटिसिपेशन में हमने देखा है काफी सारी न्यूज रिपोर्ट हो, चाहे वो अमेजॉन हो, वॉलमार्ट हो, मुबादला हो, कंपनी ने कोई जाहिर तौर से इसका कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स जो बता रही हैं वो ये है। अच्छा, इसके ऊपर जो टिप्पणी आ रही है ब्रोकरेजेस की, सभी के टारगेट जो है लगभग 2000 के ऊपर है। मोस्ट प्रोबेबली जो
सबसे बड़ा टारगेट है फॉरेन ब्रोकरेजेस में मॉर्गन स्टैनली, उसका भी टारगेट आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने छू लिया 2250 के ऊपर आके। क्या कहना है ब्रोकरेजेस का? जाहिर सी बात है रिलायंस रिटेल में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैश लाता है बैलेंस शीट में। जिस प्रकार से फ्यूचर रिटेल का एक्विजिशन हुआ है, फ्यूचर ग्रुप की काफी सारे बिजनेसेस का एक्विजिशन हुआ है, ये एक्रेटिव लगता है यहां से। इसके अलावा अगर आप देखें क्रेडिट स्विस की, तो इनको ये लगता है कि जो किराना स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप है जो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से होने वाली है, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जो अनलॉकिंग होने वाली है, वो पोटेंशियल अपसाइड और वैल्यूएशन ड्राइवर है रिलायंस रिटेल के लिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। मॉर्गन स्टैनली जो कि ओवरवेट है कंपनी में, वो ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से ये वैल्यूएशंस पे रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी बेची गई है, वो उनके मॉडल में और 6% की अपसाइड लाता है रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन पे। और आखिर में जो रिलायंस का मार्जिन है वो आगे चलते हुए बढ़ते हुए उनको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्राइसिंग पावर है मार्केट प्लेस में, क्योंकि लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते काफी सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को इंपैक्ट हुआ है, तो जो मार्जिन का इंपैक्ट है और जो मार्जिन आगे चलने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं, इसका सीधा फायदा रिलायंस की बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट पे दिखेगा। चलिए, ये राय आपको मिलती हुई दिख रही है ब्रोकरेजेस से। एक के बाद एक ब्रोकरेज आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बुलिश दिखेगी। रिलायंस रिटेल का जो अब आपको अनलॉकिंग होता हुआ दिख रहा है। एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, रिलायंस रिटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और CNBC आवास खासकर, इनका प्रभुत्व आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ दिखेगा। तो अगर आप RIL में फ़िलहाल कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। तो ये तो बात हुई हेमंत जी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से RIL और रिलायंस पार्टली पेड स्टॉक्स पर, लेकिन दो ग्रुप के और स्टॉक्स चल रहे हैं, उन पर एक स्टॉक कॉल ले लेते हैं और फिर चर्चा को ज़रा बैंक्स की तरफ बढ़ाएंगे। सचिदानंद उत्तेकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, दो स्टॉक्स आपके लिए प्रस्तुत हैं, ये हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और जय कॉर्प। दोनों में आप ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा बाउंस बैक। बताइए पोजिशनली चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? देखिए, मुझे लग रहा है जय कॉर्प ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके ही इसने अपनी जो शॉर्ट टर्म जो गिरावट हुई थी वो लॉक कर दी है। एंड जिस तरीके से वापस रिबाउंड हुआ है, एक ओपन लो काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लॉन्ग बायस रखना चाहिए। जिस इंटेंसिटी से वापस ये स्विंग बना है, अपने 4 दिनों के हाईज के ऊपर निकल चुका है स्टॉक एक ही दिन में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग बायस रखना चाहिए। लगभग अराउंड 90-91 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिहाज से लगाना चाहिए अराउंड 8750 के आसपास। एंड जिस लेवल से ये पुल बैक आया था अराउंड 102, 103, आई थिंक ये पर्टिकुलर लेवल वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। कहीं पर भी यहाँ पर मेजर वीकनेस नहीं है, एक अच्छे कंसोलिडेशन बैंड में था स्टॉक, 102 और 90, आई थिंक यही पर्टिकुलर रेंज है। तो मुझे लग रहा है लोअर बाउंड के आसपास है, रिवॉर्ड टेरिस काफ़ी हेल्दी है, तो 8750 के स्टॉप लॉस के साथ 102 के टारगेट के लिए यहाँ पे निवेश करना चाहिए जय कॉर्प। बिल्कुल। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा भी भागा और उनका बेस्ट फ्रेंड जय कॉर्प भी देखिए भागा। आज भी हम सुबह कह रहे थे कि देखिए खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदल रहा है, तो जय कॉर्प भी देखिए भाग रहा है। RIIL भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो RIL और RIL का पार्टली पेड स्टॉक दोनों ही ऑल टाइम हाईज पर, और गौरांग सर की पुरानी भविष्यवाणी ठीक होती हुई, सही होती हुई एक बार फिर से। गौरांग सर स्वागत है। अब कितनी तेजी होगी सर बताइए, और कितनी तेजी बाकी है रिटेल के कारोबार में? अब पहला इन्वेस्टर आ गया और सूची कुछ लंबी होगी, ऐसा सब लोग सोच रहे हैं। ये सोच अगर वास्तविकता बन जाए तो आप मेरे ख्याल से अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या बड़ा परिवर्तन होगा। और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। शुभ दिन सर आपको भी। तो 1200 पे जो हमारी वाणी थी वो आज वास्तविकता में परिवर्तन होती हुई दिखाई देती है। और जिस तरीके से अभी यतीन भाई जिक्र कर रहे थे रिटेल के कारोबार को लेकर के, तो जो सबसे बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, और मेरे पास जो जानकारी आई है, ये बाजार से जानकारी आई है कि अगर अमेज़न आ जाता है तो मेरे ख्याल से मेरा जो अगला लक्ष्य मैंने जिक्र किया था, जब आपने मुझे पूछा था तो मैंने आपको कहा था कि हम रिलायंस को लेकर के पतली बात तो कभी करते नहीं है। 2650-2700 ये मध्यम अवधि का एक लक्ष्य मैंने आपके सामने रखा था, और 3000 के आसपास लंबी अवधि के लिए। और जिस प्रकार से तेजी से परिवर्तन हो रहा है, मेरे ख्याल से ये वैल्यू अनलॉकिंग अपने आप में ही
निवेशकों को बहुत बड़ी पूंजी खड़ी करके देगा। बशर्ते खाली एक ही दरखास्त है सभी निवेशकों के, आप नजरिया लंबी अवधि का रखें। लंबी अवधि का नजरिया रखिए। जिसने जिसने नजरिया रखा, देखिए लंबी अवधि का पैसा बना उन सबका। लॉकडाउन में ही पैसा बना। 1 साल का, अब 6 महीने का चार्ट दिखाइए, ताकि जो लोग अभी भी देखिए सोच रहे हैं इतना बढ़ गया अब क्या करें, देखिए बढ़ेगा और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, हाईज पर हाईज लगाता चला जाएगा। ये गाना जो हम लोगों ने शेयर बाजार में बनाया था हाईज पर हाईज वाला, वो दरअसल अगर निफ्टी के किसी एक स्टॉक के लिए सही बैठ रहा है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए सही बैठ रहा है। ये देखिए डॉक्टर साहब ने आपको दिखा दिया। इसे कहते हैं रिटर्न 6 महीने में पैसा डबल। 103-4% के रिटर्न देखिए आपको नजर आएंगे। अपनी स्क्रीन पर रहिए। देखिए जो गिरावट हुई थी उसके बाद ये सबसे आगे है। ये चार्ट सबसे तेजी वाला चार्ट है पूरे निफ्टी में, अगर आप खोलकर सारे के सारे शेयर देखें। चलिए, गुरान सर ने अपनी राय आपको दे दी। ट्रेड एट 215 का वक्त हो गया है। आशीष चतुर्मोता जी का बस ट्रेड जानने का समय आ गया है। आशीष जी बताइए, कौन सा स्टॉक है जो आपको पसंद है? जी, तो हेमंत, आज मैंने जो स्टॉक चूज किया है वो बहुत ही अच्छे, करीब 1.5-2 साल के कंसोलिडेशन को इसने आज ब्रेकआउट किया है और डिलीवरी वॉल्यूम्स पिछले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छे पिकअप हुए हैं। और स्टॉक का नाम है अडानी गैस। मुझे लगता है इस समय 230-50 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक पे करंट लेवल्स पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। जिस तरह का ये वीकली मंथली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट है और जिस तरह के वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है उसको देखते हुए मुझे लगता है 222 का एक पहला इमीडिएट लक्ष्य आपको ट्रेडर्स के लिहाज से इसमें देखने को मिलेगा। बट पोजिशनली मैं मानता हूं 240 तक के लक्ष्य भी आने वाले समय में अडानी गैस के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। 198 के एक स्टॉप लॉस के साथ में इसके अंदर एक लॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहा हूं। और जिस तरह से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल डेवलप कर रहे हैं और जो टोटल के साथ इनका जेवी हुआ है फ्यूल रिटेलिंग का, ये मुझे लगता है बहुत लंबे समय में शेयर होल्डर्स को एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मौजूदा स्तरों से दिखा सकता है। चलिए, ऑलरेडी रिकॉर्ड लेवल पर आपको 205 रुपये 40 पैसे पर अदानी गैस ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको चतुर्मोता साहब एक ऐसा स्टॉक बताएं जहां पर वो मोमेंटम चेज करने की इच्छा रखते हैं। नॉर्मली वो बाय ऑन डिप को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी राय आपको आती हुई दिख रही है। 205 रुपये के आसपास ये स्टॉक चलता हुआ, और ये आज आखिरी सौदा का पहला ट्रेड है टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से, तो आप इसको नोट करके रखें। चर्चा को ज़रा और आगे बढ़ाते हैं। असीम जी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में आपको एक अच्छी सी लहर आती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से जुड़ते हैं आशीष जी से ही। आशीष जी, ज़रा एक्सिस बैंक का अगर आप स्टॉक देखें तो यहाँ पर लगभग 6-7 दिन की गिरावट के बाद एक हल्का सा हरा निशान आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि अब उनके पास 2 हफ्ते का समय है। सितंबर 28 के आसपास कुछ डिसीजन आपको आता हुआ दिखेगा। तब तक कम से कम एक सोच ये बन रही है कि यहाँ पर कोई अच्छी लॉन्ग पोजीशन चल सकती है। बताइए, 443 पर आपको एक्सिस बैंक कैसा लिखता है? कुछ समय पहले यहाँ पर आपने 525 का प्राइस देखा था। बिल्कुल, तो शैल जी, जो बाय ऑन डिप्स की एक रणनीति की आपने बात की वो बिल्कुल अभी एक्सिस बैंक के स्टॉक पर सही मायने में फिट बैठती, क्योंकि एक अच्छे करेक्शन के बाद बिल्कुल जहां पे पहले वीकली और मंथली चार्ट्स पर मैं देखूं तो बेस जो बनाता था वो 420 की ट्रेजेक्टरी में बनाता था और कल का जो लो बना वो भी 426 के आसपास बना। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा बेस वापस स्टॉक बनाकर यहां से एक रिकवरी दिखाएगा और ये रिकवरी एक्सटेंड होते हुए मुझे नजर आती है 465-470 तक ऑन इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस। तो मैं समझता हूं 434 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर एक बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए और जैसे मैंने कहा 465-470 तक का एक इमीडिएट अपसाइड टारगेट आपको एक्सिस बैंक के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएगा। ऑलराइट, तो एक्सिस बैंक भाग रहा है और साथ में देखिए बीपीसीएल, एचपीसीएल में भी अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। अगर आप ऊपर के टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स देखें, टॉप 3 गेनर्स देखें बल्कि, तो आप नजर आएंगे आरआईएल तो है ही है आज एफएनओ का टॉप गेनर, 7% का ओपन इंटरेस्ट और 14-14.5% का ओपन इंटरेस्ट बीपीसीएल में। सेकंड हाफ में जो रैली हुई है, देखिए सेकंड हाफ में मार्केट नीचे आया। एक तरफ निफ्टी का चार्ट रखिए, मैं इन स्टॉक्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगेंस्ट द टाइड चल रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आया है निफ्टी भी, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया है, लेकिन देखिए ये वो स्टॉक है जो सेकेंड हाफ में और बढ़ा है और इसकी हर रोज़ हम लोग बात कर रहे हैं। बीपीसीएल, एचपीसीएल भी डॉक्टर साहब प्लीज़ एक बार दिखाइएगा। अब इन दोनों में सचिदानंद जी बेटर कौन सा लग रहा है आपको, बताइए। बीपी, एचपी और आपके इसको लॉन्ग करना चाहेंगे इस समय? हेमंत जी, इनफैक्ट ये हमारा पहला कॉल था आज के दिन के लिए एंड यहाँ पर हमने मुनाफा वसूल करने के लिए
रिकमेंडेशन दी है। बट HPCL मुझे लग रहा है जिस तरीके से वापस रिबाउंड हो रहा है, मुझे लग रहा है आज की क्लोजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी इस स्टॉक के लिए। 200 एक निर्णायक लेवल है और इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो मुझे लग रहा है कल या परसों के सत्र में ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा रुझान बनेगा एंड स्टॉक अराउंड 220 215 इस पर्टिकुलर जोन में भी स्विंग कर सकता है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है रिवॉर्ड टू रिस्क के लिहाज से HPCL में एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अगर 200 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो कॉल राइटर्स मुझे लग रहा है बैकफुट पे आ जाएंगे और जिस तरीके से 210 के आसपास एक पोजीशन है उस पर्टिकुलर पोजीशन को ये एक बार अटेम्प्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर HPCL में फिलहाल एक ट्रेड लिया जा सकता है 197 के स्टॉप लॉस के साथ 210 के टारगेट के लिए। BPCL ऑलरेडी रनअप काफ़ी अच्छा हो चुका है, मुझे लग रहा है वहाँ पर भी वीकनेस नहीं है, बट पुल बैक आए तो वहाँ पर भी ऑन द लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। बट फिलहाल HPCL में एक बेट ली जा सकती है ऑन अ फ्रेश। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है BPCL और HPCL पर। हेमंत जी, कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखेंगे PSU बैंकिंग स्पेस में। बैंक ऑफ इंडिया देखिए, लगभग 8 दिन की गिरावट के बाद अब ये 48 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, ज़रा एक लंबी अवधि का चार्ट आप दिखाइए और आशीष चतुर्मोता साहब से आपको जुड़ते हुए मिलवाते हैं और वो आपको राय देंगे बैंक ऑफ इंडिया पर। मेरे सामने जो प्राइस है वो लगभग अब 48 रुपये हो चुका है, 2 रुपये 55 पैसे ऊपर। यहाँ पर आप बताइए किस हिसाब से आशीष जी स्टॉक को देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट के बाद आज यहाँ पर भी एक आपको हरा निशान आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल शैल जी, तो आज का भी जो रिकवरी जहां से शुरू हुई है वो बराबर 3 महीने के लोस का पीरियड था और ये हर बार हम देख रहे हैं कि इस लो को काफी अच्छे से सपोर्ट को रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो 45-46 का जोन है वो अब बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। अब यहां से जब इसने सपोर्ट लिया तो मेरे हिसाब से जो अपवर्ड इसके मूव आने चाहिए वो कम से कम 54 से 55 रुपए तक आते हुए मुझे नजर आते। तो यहां से भी ये स्टॉक 10% की एक तेजी आपको मौजूदा स्तरों से बैंक ऑफ इंडिया का शेयर दिखा सकता है। थोड़ा हाई बीटा है, इसलिए मैं समझता हूं कि इसका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा डीप में देना चाहूंगा 45.80, ये मेरे हिसाब से इस स्टॉक का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा 54-55 का एक इमीडिएट अपसाइड बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के अंदर में नजर आ जाएगा। ऑलराइट, हाँ हेमंत जी, बस 54 रुपये 50 पैसे का यहाँ पर आपको एक अपर सर्किट आज शायद दिखे। पोजीशनिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टर साहब हमें एक कैंडलस्टिक चार्ट दिखाएंगे जहाँ पर 6-7 दिन की गिरावट के बाद वापस आपको बैंक ऑफ इंडिया में एक बहुत ही अच्छी हरे रंग की लहर आती हुई दिखी है। फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल पर 48.55। हेमंत जी, बिल्कुल, तो देखिए 11,400 के ऊपर वापस से निफ्टी निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है और अच्छी रैली देखने को मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ BPCL में, HPCL में, IOC ये भी देखिए अब दिन के हाईज पर पहुंचता हुआ। और अगर आप टॉप 10 में देखें तो आपको अडानी एंटरप्राइजेज भी नजर आएगा। अब अडानी एंटरप्राइजेज अपने एयरपोर्ट कारोबार में हिस्सेदारी बेच रहा है। ये एक्सक्लूसिव खबर है जो यतिन लेकर आए हैं। यतिन, बताइए क्या है पूरी जानकारी। तो हेमंत, हमको सूत्र ये बता रहे हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस की आज के डेट में जो सबसे बड़ी सब्सिडरी है, जहां बहुत बड़ा ग्रोथ फोकस है ग्रुप का, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग AAH के नाम से ये सब्सिडरी जानी जाती है। यहां अडानी एंटरप्राइजेस अपनी हिस्सेदारी बेचने जाने वाले हैं। लगभग $1 बिलियन के आसपास इमीडिएटली धनराशि जो है जुटाने का प्लान है। तो लगभग 7,500 करोड़ रुपए एयरपोर्ट बिजनेस में स्टेक सेल करके अडानी एंटरप्राइज बहुत जल्द जुटाने वाली है। हमको हेमंत ये सूत्र बता रहे हैं कि जिस हिसाब से प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और मार्की मिडिल ईस्ट के सॉवरिन वेल्थ फंड्स हैं, इनके साथ बातचीत है, काफ़ी एडवांस स्टेज में हो चुकी है। इनफैक्ट हमको ये बताया जा रहा है कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ये एक ऐसा नाम है जो इमीडिएटली लगभग 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहा है अडानी के एयरपोर्ट बिजनेस में, जो आगे चलते हुए हमको ये बताया जा रहा है शायद इसका डीमर्जर भी हो सकता है, शायद इसका IPO भी आ सकता है। तो अडानी ग्रुप का पूरा फोकस जो है एयरपोर्ट बिजनेस पे है। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली उन्होंने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की बिड्स जीती थी 6 एयरपोर्ट में, जिसके अंदर अहमदाबाद और गुवाहाटी का एयरपोर्ट शामिल था। और हमको ये भी बताया जा रहा है कि जो टोटल फंड रेज करने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं मुंबई एयरपोर्ट में भी हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो फंडिंग चाहिए वो भी ये फंडिंग के द्वारा पूरा हो सकेगा। तो कुल मिला के हमको सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द अडानी एंटरप्राइजेस अपने एयरपोर्ट डिवीजन के अंदर स्टेक सेल लगभग 7,500 करोड़ के आसपास का ये जो स्टेक है वो बेचने बहुत जल्द जा रहा है। हमको अडानी ग्रुप से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है
लेकिन जाहिर सी बात है स्टॉक एक महीने में 50% भागा है, और ये 50% भागने का कारण ही यही है कि जो हिसाब से इन्होंने एयरपोर्ट बिजनेस और डेटा सेंटर बिजनेस पे अपना ग्रोथ फोकस रखा है ग्रुप ने, तो कहीं ना कहीं यहाँ मोनेटाइजेशन हमको आता हुआ दिखेगा। तो हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है, अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट पर नज़र डालें, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट पिछले 2 हफ्तों से आपको चलता हुआ दिख रहा है। आशीष चतुर्मोता साहब से जुड़ेंगे। आशीष जी बताइए, चार्ट्स पर आपको फिलहाल अदानी एंटरप्राइजेस पोजिशनली कैसा लग रहा है? क्योंकि आज आपने दिन की तो तेजी देख ली, 307 का हाई और फिलहाल 294 का प्राइस। चल जी, बहुत अच्छा पैटर्न ये बना रहा है। इस स्टॉक में भी जो पैटर्न बन रहा है इसको हम एक टिपिकल पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन कहते हैं, यानी एक बड़ी तेजी के बाद स्टॉक करीब करीब पिछले 8-10 दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा था, और मेरे हिसाब से इसने भी एक अच्छा खासा बेस जो है वो 285 की जोन में यानी 285 के एरिया में बना चुका है। इस चार्ट को देख के मैं कह सकता हूं कि जिस तरह का ये पैटर्न है उस पे 330-335 तक के लक्ष्य आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से अडानी एंटरप्राइजेस का भी चार्ट बहुत ही मजबूत इस समय मुझे नजर आता है। 285 के स्टॉप लॉस के सामने 330 तक की जगह इसमें नजर आती है। ऑलराइट, तो अडानी एंटरप्राइजेस देखिए अब निचले स्तरों से मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। ये देखिए जो आपको मूव आ रहा है। अडानी गैस पर आशीष चतुर्मोता जी की नज़र तो थी, अडानी गैस, अडानी एंटरप्राइजेस ये ग्रुप वापस से देखिए एक्शन में आता हुआ। यतिन थोड़ी देर में बताएंगे ब्रोकरेज हाउसेस की में इस समय आज क्या सब चर्चा चल रही है, तो वो थोड़ी देर में उनसे जानेंगे। और सचिन जी करीब 2:30 का एक ट्रेड लेंगे, लेकिन गौरांग सर से जानते हैं। गौरांग सर, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? दरअसल अडानी ग्रुप काफ़ी तेजी से एयरपोर्ट्स एसेट्स में देखिए अब इनको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी वैसे मानी जाएगी। अब कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे, कुछ पार्शियल हिस्सेदारी बेचेंगे, और कुछ पी इन्वेस्टर्स इच्छुक हैं। यतिन की एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, आपने कैसे रीड किया इसे? तो यतीन जिस तरीके से अभी जिक्र कर रहे थे हेमंत, मेरे ख्याल से किसी भी तरह का बड़ा निवेश, खास करके अगर वो विदेशी निवेशक हो कोई भी रूप में, तो वो बहुत बड़ा उत्साह पैदा करता है उस शेयर में, उस काउंटर में। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से जिस तरीके से स्ट्रेस एसेट्स है कुछ निजी कंपनियों के पास जो कि ऑपरेशनली कामकाज करती है मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट वगैरह में और बाकी अन्य एयरपोर्टों में, तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू प्रोपोजिशन बिल्कुल बनता है। मैं बुनियादी तौर पर विशेष रूप में खरीदने या बेचने की टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमारी कवरेज है नहीं, लेकिन इस खबर को लेकर के जो अभी अभी यतिन भाई ने आपने सामने रखी है, मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ सकता है। चलिए, ये राय आपको अदानी एंटरप्राइजेस पर आती हुई दिख रही है गौरांग शाह साहब से। वापस ज़रा एक स्टॉक पर नज़र डालते हैं। थोड़ी ही देर पहले आशीष चतुर्मोता साहब ने आपको एक बाय कॉल दी थी अदानी गैस पर, उस पर नज़र डालिए। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिकॉर्ड हाई में एक और आपको पायदान आता हुआ दिखेगा। 208 रुपये 75 पैसे का प्राइस मेरे सामने फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। राय दोबारा आशीष जी से ले लेते हैं कि वो कोई इसमें फेरबदल करना चाहते हो या नहीं। आज का सर्किट अदानी गैस पर लगभग 237 रुपए का है, अगर तो ये तूल पकड़ती है रैली। आशीष जी, क्या राय आपकी? आपने 203 पर प्राइस दिया था। जी, तो शैल जी, जैसे मैंने कहा कि पहला लक्ष्य तो मेरा 222 का होगा जो कि शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है, बट पोजिशनली भी मैंने कहा 250 तक के पोटेंशियल टारगेट्स मुझे लगता है अडानी गैस के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आएंगे। और इसके दो कारण है। टेक्निकली तो पहली बात यह कि 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन इस स्टॉक ने क्रॉस किया, और इस पूरे कंसोलिडेशन में हमने देखा कि वॉल्यूम्स में बहुत अच्छा पिकअप हमें देखने को मिला। और दूसरा जो मैं समझता हूं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉडल पे काम कर रहे हैं और जो टोटल के साथ इनका जेवी हुआ है फ्यूल रिटेलिंग का, उसको भी मैं बहुत पॉजिटिवली रीड करता हूं। तो मुझे लगता है ये दो ट्रिगर्स इस स्टॉक के लिए एक अच्छी अपसाइड आने वाले समय में क्रिएट करेंगे। ठीक बात है। तो दोनों ही अडानी ग्रुप के स्टॉक्स देखिए, दोनों ही दिन के हाईज पर पहुंचते हुए। अडानी एंटरप्राइजेस 6%, अडानी गैस 5%, डेज हाई पर दोनों शेयर। दोनों को एक साथ रखिए, देखिए क्या मजा आ रहा है। अच्छी रैली देखने को मिल रही है। दोनों ही स्टॉक्स में 307 का हाई लगाया था। देखिए आज सुबह सवेरे अडानी एंटरप्राइजेस ने, और अडानी एंटरप्राइजेस भी वहीं अब जाने की तैयारी कर रहा है। कुछ कह रहे थे आप? हाँ हेमंत जी, मैं ये कह रहा था कि सुबह हम लोग 3 चीज़ें ट्रैक कर रहे थे कि प्लेजेस जो हैं अदानी ग्रुप के 4 कंपनीज में रिलीज़ हुई हैं। अदानी एंटरप्राइजेस में खासकर 4
1.12 करोड़ का जो शेयर है उनका प्लेज रिलीज हुआ है। अदानी पोर्ट में लगभग 52 लाख शेयर्स का प्लेज रिलीज हुआ है। अदानी पावर और अदानी ट्रांसमिशन में भी 1 करोड़ और 5.44 करोड़ रुपए के शेयर्स रिलीज होते हुए आपको दिखे हैं और यही कारण है कि आप बहुत शानदार तेजी फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं। खबर के ऊपर खबर आती हुई दिख रही है और बहुत ही बुलिश टारगेट्स आपको अदानी गैस पर कम से कम आते हुए दिख रहे हैं। तो 2 ए हो गए और तीसरा है अडानी ट्रांसमिशन। अब आप देखिए, कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो आप देख लीजिए अडानी ये शुरुआत करी है सब आशीष जी ने। आशीष जी का नाम भी ए से शुरू होता है, तो आशीष जी सब ए वाले स्टॉक पकड़ रहे हैं आज। आशीष जी ट्रिपल इक्का को कंप्लीट कर दीजिए। अडानी गैस आपने चला बोला, मैं बोलने वाला था चलाया, तो चलाया तो हमारे दर्शकों ने, लेकिन आपने स्पॉट किया। उसके बाद अडानी गैस के बाद बात हुई अडानी एंटरप्राइजेस की 7% होने वाला है। देखिए ये क्या अडानी ट्रांसमिशन में भी आपको कुछ ऐसी खुशबू आ रही है? नहीं देखिए, बिल्कुल बेस तो पूरे स्टॉक्स में इनके बन चुका है और जिस तरह से अडानी ट्रांसमिशन में भी आज वॉल्यूम की एक्टिविटी, ऑब्वियसली ग्रुप में कंपनीज है तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा, बट चार्ट मुझे बता रहे हैं कि ये स्टॉक भी 310 तक की एक इमीडिएट अपसाइड आपको दिखा सकता है और यहाँ पर जो बेस बना है वो 265 पे बना है, तो 265 के स्टॉक के सामने मुझे लगता है 310 तक की एक अपसाइड अडानी ट्रांसमिशन के स्टॉक में भी देखने को नजर आ जाएगी। तो आशीष जी आपको एक कमाल की बात बताते हैं। कुछ समय पहले हेमंत जी और मैं लंच कर रहे थे बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, और तब चर्चा हुई बहुत दिनों से हमने ना बात नहीं करी खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो हेमंत जी ने कहा अरे ऐसा क्या है इसमें अभी आज ही करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया मौका मिला और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से फिलहाल स्क्रीन पर चल रहे हैं। हमारे दर्शक भी इस बात का लुत्फ उठा रहे होंगे, लेकिन समय हो चुका है 2:30 और सच्चिदानंद उत्तेकर साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ स्क्रीन पर। वो आपको एक शानदार ट्रेड देंगे अगले 1 घंटे के लिए। तो सचिन जी बताइए, लॉन्ग या शॉर्ट? शैल जी यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह है एंड स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो अगस्त की ये पर्टिकुलर सीरीज जो थी वो एक प्रॉफिट बुकिंग सीरीज थी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, एंड जिस तरीके से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस था, कहीं जाकर यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था अराउंड 570 के आसपास, एंड जिस इंटेंसिटी से इसने 600 का ये लेवल अभी ब्रेक किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा मोमेंटम डेवलप होना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट देखें तो लगभग 12% का ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, और अगर हम ऑप्शंस डेटा भी देखें तो लगभग 9.5 लाख शेयर्स कॉल राइटर्स यहाँ पर 600 के लेवल के आसपास थे। मुझे लग रहा है उनके ऊपर दबाव आ सकता है ड्यूरिंग द डे। 610 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको बना के रखनी है। 591 का होगा स्टॉप लॉस, एंड मुझे लग रहा है पोजिशनली भी ये पर्टिकुलर मूव थोड़े दिनों के लिए एक्सटेंडेड हो सकती है। अराउंड 620 तक ये राइड करनी चाहिए पोजीशन। तो इंट्राडे के लिए से 610 के टारगेट के लिए ये लॉन्ग्स बनाने हैं, 591 के स्टॉप लॉस। बहुत बढ़िया आपने स्टॉक बताया। एक तो HDFC का पेरेंटेज और दूसरा जो कल खबर हमने दी थी, देखिए ये कि जो प्रीमियम्स हैं, देखिए वो कलेक्शन बाकी अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां देखें और उससे कंपेयर करें तो इनकी सबसे अच्छी रही है। अब ये तो निफ्टी वाला स्टॉक हो गया है, और देखिए निफ्टी में अब HDFC लाइफ भी है, और ये देखिए मूव करता हुआ। सुबह भी इसकी चर्चा कर रहे थे, पहला सौदा में भी देखिए इसकी बात हुई थी, और सेकेंड हाफ में ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है। शानदार कॉल दिया है सच्चिदानंद जी, आपने सिक्सर लगा दिया, तो इसके ऊपर भी नजर रखिए। मेरी नजरें वापस लेकिन अडानी गैस पर ही चल रही है। इसमें ऐसा गैस आपने मतलब भरी है, ये ऊपर ही बलून भाग रहा है। आशीष जी क्या रैली देखने को मिल रही है? अडानी गैस, अडानी एंटरप्राइजेज और HDFC लाइफ। मुझे याद है गौरांग सर, HDFC लाइफ तो आपका भी बहुत ही फेवरेट शेयर रहा है, आपके भी दिल के काफी करीब रहा है ये शेयर। अभी क्या राय है आपकी? बिल्कुल खरीदारी की राय है, और मेरे ख्याल से जो जिक्र जो बुनियादी तौर पर हम आकलन करते हैं ना हेमंत, वहाँ पर हमें लग रहा है कि इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड, और जितनी संख्या है भारत देश की, और उस संख्या में से अगर आप देखने जाएं जितने लोगों ने बीमा लिया है वो बहुत ही कम है। और इस प्रकार की जो महामारी चाइना से, वुहान से आई है कोविड-19 के रूप में, उसको देखते हुए अब लोगों में मेरे ख्याल से वो जो जागरूकता है वो और भी सक्षम रूप से बाहर आई है कि कल उठकर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार वालों को आपके जाने के बाद कुछ ना कुछ रकम मिल जाए और वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। उसी आधार पर मुझे लग रहा है कि जो प्रीमियम्स की रन रेट है, तीनों ही जो लिस्टेड एंटिटीज है लाइफ इंश्योरेंस की, HDFC लाइफ सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आता है, उसके बाद आता है ICICI प्रू लाइफ, और तीसरे पायदान पर SBI लाइफ।
ये तीनों पर हमने आईपीओ के समय भी निवेश की कवायद की थी और उसके पश्चात भी हमने एक स्टैंड अलोन खरीदारी की लंबी अवधि के लिए रिपोर्ट निकाली है। एसबीआई का लक्ष्य अगर आप मुझे पूछे तो मेरे ख्याल से 680-700 के पार लगता है मुझे लंबी अवधि। तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं गौरांग शाह साहब, अगर आप फिलहाल बाज़ार में हैं एक मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, और ये जो कोविड का स्केयर आपको चलता हुआ दिख रहा है, इस वजह से जो प्रीमियम्स में इजाफा आया है ख़ासकर इस परेशानी को लेके, वो देखते ही बनता है। और प्रभु ना करें किसी को ऐसा हो, लेकिन अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं है तो मेरे ख्याल से वो एक अति आवश्यक चीज़ है इस समय में जब अनसर्टेनिटी बहुत है, और वो आपको इनके स्टॉक प्राइस पर आता हुआ बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। डर का बिजनेस है, डर का बिजनेस। और इस समय सबसे ज्यादा लोग घर में बैठे डरे हुए हैं, तो डर के बिजनेस में तो देखिए आप अच्छा लोगों ने टॉपअप भी कराया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये अपनी जो स्कीम्स हैं पूछा अपने जिससे खरीदा है कि भाई मैं टॉपअप करा लूँ, मुझे 5 लाख का मिलता है तो क्या इसे 7 का कर लूँ, 10 का कर लूँ और थोड़ा सा प्रीमियम और भर दूँ। ये सब हुआ है और ये बढ़िया स्टॉक है। इसीलिए सचिन जी जैसे ही आपके मुंह से निकला ना, मैंने कहा सिक्सर लगाया आपने। ये पोर्टफोलियो वाला शेयर भी है और बहुत ही शानदार स्टॉक है। चलिए ये ट्रेड तो आप लोगों ने ले लिए, लेकिन असीम के पास चलते हैं क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट ऑफ द डे तो देखिए असीम ही ट्रैक कर रहे हैं और असीम का काम खत्म ही नहीं हो रहा। तारीख पे नई तारीख। असीम मतलब हम लोग मजाक मजाक में कहते हैं ये मतलब एक कोर्ट केस कितना लंबा चल सकता है। आप सोचिए, आज लग रहा था, आज हम और आप सुबह बात कर रहे थे, हो सकता है कि आउटकम आ जाए और आते आते एक नई डेट आ गई। क्या कुछ हुआ दरअसल कोर्ट में, ये तो बताइए। जी सही कहा, एक नई तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है और सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई जो कर रहा था तो सरकार ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने 2 हफ्ते का वक्त जो है मांगा। सरकार का ये कहना था कि बैंकों और आरबीआई के बीच में बातचीत जो कंसल्टेशन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जो एक्सपर्ट कमेटी है उसकी रिपोर्ट जो है मिल चुकी है और 15 दिनों के अंदर अंदर इसके ऊपर फैसला जो है हो जाएगा, खासतौर पे कि कौन कौन से सेक्टर को राहत जो है वो देनी है। तो इसके लिए सरकार ने 2 हफ्ते का वक्त जो है मांगा। सरकार ने ये भी कहा कि अंतिम फैसला जो है बैंकों के ऊपर जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। वित्त मंत्रालय जो है अंतिम फैसला इसके ऊपर लेगा, वो तय करेगा कि किन को इनको रिलीफ दी जानी चाहिए और किन को इनको रिलीफ जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि जो कर्जदार है उन्होंने इसका विरोध जो है वो किया। उनका कहना था कि जो बैंक है उन्होंने ऑलरेडी इनको डिफॉल्ट की कैटेगरी में घोषित करना शुरू जो है वो कर दिया है। SMA 1 और SMA 2 की कैटेगरी में उनको घोषित किया जा रहा है। साथ ही साथ उनको लेटर जो है वो भी मिल चुके हैं कि उनके इंटरेस्ट जो उनके अकाउंट से जो है डेबिट जो है वो कर लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इसको इसके ऊपर फैसला जो है जल्द से जल्द करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि हम जो है इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला जो है वो देना चाहते हैं। हम बार बार इसके ऊपर तारीख जो है वो नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह से जो सरकार है उसने दिखाया कि हम अगले 2 हफ्ते के अंदर फैसला करने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं डिस्कशन जारी है तो आप 2 हफ्ते का वक्त जो है वो लीजिए। उसके बाद जो भी आपने फैसला जो लिया हमारे सामने जो है वो रखिए, हम उसके बाद उसके आगे इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। इसमें जो इंटरिम प्रोटेक्शन जो है कर्जदारों को दी गई थी कि आप एनपीए घोषित जो है वो नहीं करेंगे, उसको एक्सटेंड जो है वो कर दिया गया। 28 सितंबर तक वो एक्सटेंड जो है वो रहेगी और बैंक इस दौरान किसी भी लोन को एनपीए जो है वो घोषित जो है वो नहीं करेंगे। अब हमें 28 सितंबर का इंतजार करना पड़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट इसकी दोबारा से हेयरिंग शुरू करेगा और इस बीच हो सकता है कि सरकार और बैंक मिलकर के कोई फैसला जो है वो ले ले और सुप्रीम कोर्ट को इसका इन्फॉर्मेशन दे। तो हेमंत जी, आप असीम जी से बात कर रहे थे तारीख पे तारीख की। असीम जी की जो असली महारत है वो है एक्चुअली टेलीकॉम सेक्टर। सालों साल केस असीम जी ट्रैक करते हैं। एक समय ये था दिल्ली में, मैं अलग जगह काम कर रहा था, असीम जी अलग जगह काम कर रहे थे और हम सिर्फ टेलीकॉम कोर्ट्स में ही मिलते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी जत्था और मंडली। तो एक केस अभी जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का लगभग 16 साल बाद डिसाइड हुआ है, तो अब असीम जी दूसरे केस में उलझ गए हैं। तो आप ये मान के चलिए, मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों बाद असीम जी एक काला कोट पहन के आएंगे और कहेंगे भाई आज जो राय ली गई सुप्रीम कोर्ट में वो वकील ने ये गलत कहा। हाँ। उसको ये कहना चाहिए था। जैसे आप कोट वगैरह पहन के जाते हैं, काला कोट तो आप पहन के जा ही सकते हैं कोर्ट में। चाहे वो टाई नहीं लगाए, काला कोट तो बनता है। लेकिन सही है, देखिए ये हम इसलिए बता रहे थे, असीम बहुत हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं और काफ़ी समय से देखिए इन कोर्ट केसेस को ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन गौरांग सर, है तो ये तारीख जो बता रहे हैं सितंबर में, लेकिन हकीकत ये है कि आज जैसे ये तारीख आई कुछ लोग बड़े खुश हुए। चल जी, वो इसलिए क्योंकि ये तारीख जो है
ये अक्टूबर सीरीज में आ रही है, इस सीरीज में नहीं है। बिल्कुल। तो इस सीरीज में जब नहीं है तो इस सीरीज में जो हैंगओवर था वो अब अगली सीरीज में पहुंच गया है। तो यहाँ पर जिन्होंने इसलिए देखिए मंदी की है, मैं यही कह रहा था फॉलो थ्रू देखिए उनको नहीं मिलेगा फिर आज शायद और वही हो रहा है। देखिए अभी भी निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है वो 125 पॉइंट ऊपर टिका हुआ है। तो है तो ये तारीख 28 की, लेकिन वो अक्टूबर सीरीज में आएगी और अक्टूबर सीरीज में हम फेस्टिवल वाले मोड में भी होंगे। और अगर यही होता है जैसा सुबह आज असीम कह रहे थे कि आरबीआई पर सौंप दिया जाए, गुरान सर वैसे सही तो यही है, रेगुलेटर आरबीआई है, आरबीआई को डिसाइड करने दिया जाए। आपका क्या मानना है और आप कैसे देखते हैं आज की नई तारीख को? तो मैं उम्मीद रखता हूं कि असीम भाई 28 सितंबर को आकर के निर्णायक तरीके से ये जो मसला है उसको सुलझने की खबर देंगे, और जो आदेश सर्वोच्च न्यायालय से आता है उसका स्पष्टीकरण भी असीम भाई हमें जल्द दें 28 सितंबर को, तो ये अच्छी बात होगी। और मेरा ये भी मानना है हेमंत के सर्वोच्च न्यायालय सभी पक्ष की बात सुन करके सभी पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेकर के आए, तो ये ज़्यादा लंबी अवधि के लिए सकारात्मक बात होगी। और इसीलिए मेरे ख्याल से आज जो तारीख मिली है 28 सितंबर 2020 की, वो सक्षम रूप से आदेश आए उस तारीख को, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और मेरा ये मानना है कि एक ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है वो शायद सर्वोच्च न्यायालय सामने रखेगी और उस दायरे में आरबीआई को कह सकती है कि आप काम कीजिए और उसका निर्णायक तरीके से खात्मा कीजिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह का अनिश्चितता का वातावरण न रहे। तो हेमंत जी, एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब तो खैर वर्चुअल हेयरिंग्स आपको सुप्रीम कोर्ट में होती हुई दिख रही हैं, सब कुछ प्रेजेंटेशन आपको जूम पे ही होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये अपने में एक एक्सपीरियंस है कि अगर आप चीफ जस्टिस साहब के सुप्रीम कोर्ट के चेंबर में जाएं या उनका जो कोर्ट नंबर 1 है उसमें आप जाएं तो तबीयत खुश हो जाती है कि किस तरीके का इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ आके आर्ग्यू करता है एक तरफ से और दूसरी तरफ से। सही बात है। अब सालवे साहब जैसे लोग वहां पर इस समय कोर्ट में खड़े हैं तो देखिए फिर लेकिन चलिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये तो एक नई डेट है अब 28 सितंबर को, और इस डेट में हमारे लिए शेयर बाजार के लिए रेलेवेंस यही है कि ये इस सीरीज में आपको सताएगा नहीं। ये टेक अवे, ब्रॉडर टेक अवे, क्योंकि फैसला जब होगा उसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे, लेकिन इस सीरीज में अब ये नहीं है। अब ये नेक्स्ट सीरीज के लिए इवेंट टू वॉच हो जाएगा, अगली सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट टू वॉच हो जाएगा। चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान के साथ। मुदित गोयल जी भी जुड़ चुके हैं, देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मुदित जी स्वागत है आपका, बताइए मार्केट पर व्यू। ट्रेड एट 245 भी होने वाला है, थोड़ी देर है आपके पास, कुछ हिंट देना चाहें तो। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल, देखिए मार्केट के लिए तो कहूंगा जिस तरह से आज रिलायंस में तेजी बनी है और रिलायंस ही मार्केट को लीड करता हुआ नजर आ रहा है, और चार्ट स्ट्रक्चर जिस तरह के रिलायंस के हैं अभी और तेजी बनेगी, 2370 और 2400 तक के अपसाइड मूव बनेंगे। और अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल मार्केट्स में तेजी बनेगी। 11420 के आसपास निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है 11470 और 11500 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आएंगे। यहाँ तक ट्रेड एट 245 की बात करेंगे तो कंजम्पशन थीम पर हम लगातार बुलिश हैं। बर्जर पेंट, एशियन पेंट, टाइटन, यूबीएल, टाटा कंज्यूमर, बाटा, ऐसे कई स्टॉक्स पे हमने बात करी है, कई बार बाय रिकमेंडेशन दिया है। तो ट्रेड एट 245 भी यही कहूंगा, जितने सारे मैंने स्टॉक्स के नाम लिए इसी में से एक मैंने ट्रेड एट 245 को चुना है। बता ही दीजिए सर, 40 सेकंड तो रह गए हैं, आप बताइए सर ट्रेड एट 245 कौन सा है, अब नहीं रहा जा रहा सर, बोलिए। ठीक है, ट्रेड एट 245 में हमने बर्जर पेंट्स को चुना है। बर्जर पेंट्स के चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आज के सेशन में एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट नजर आया और 7.5-8% ओआई एडिशन के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है और वॉल्यूम एक्टिविटी सबसे अच्छी नजर आ रही है। लास्ट अगर 7-8 सेशन की बात करते हैं तो 7-8 सेशन में जो वॉल्यूम हुआ था वो आज वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 595 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 564 का। ठीक बात है। ये राय हेमंत जी बर्जर पेंट्स पर आपको आती हुई दिख रही है। आपकी इजाजत हो तो जरा 2 स्टॉक्स पर नजर डलवाते हैं, बहुत ही शानदार आपको ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब जरा लाइए टीसीआई एक्सप्रेस एक स्क्रीन पर और साथ ही साथ दिखाइए ब्लू डार्ट का शेयर। यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन है कि इसको ट्रैक करना बहुत आवश्यक है कैश काउंटर्स में। आशीष जी आपसे जुड़ते हैं, बताइए ब्लू डार्ट को आप स्क्रीन पर कैसे देख रहे हैं? कुछ ही समय पहले ये स्टॉक आपको 2100-2200 रुपए का मिल रहा था और अब ये बिल्कुल ठोकर मार रहा है 3000 के लेवल पर। इसी अगस्त और सितंबर के महीने में ही आपने इसको 1900 रुपए से मूव करते हुए देखा है 2900 रुपए तक। पहले राय ब्लू डार्ट
और उसके बाद TCI एक्सप्रेस। जी, तो ब्लू डार्ट में तो एक बहुत ही मैसिव तेजी जिसको मैं कहूंगा वो हुई है शैल जी, और जिस तरह से वॉल्यूम्स के साथ ये अपमूव शुरू हुआ है 2000 से लेके 2900 तक, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। पर अभी भी मैं समझता हूं कि अपसाइड और बाकी, और उसका कारण मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। इसका अगर से आप ऑल टाइम हाई देखें तो ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब अभी भी 50-60% दूरी पे है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है ये जो बेस बना है ये कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आपको दिखा सकता है, और 3200 तक की एक इमीडिएट अपसाइड मुझे लगता है ब्लू डार्ट के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकती। तो यहां से भी 300 रुपए का एक अपमूव मैं समझता हूं ब्लू डार्ट के स्टॉक में रहेगा। स्टॉप लॉस के लिहाज से अगर से मैं देखूं तो यहां पर जो स्टॉप लॉस आपको रखना होगा वो होगा 2780 का। तो इस स्टॉप लॉस के साथ ब्लू डार्ट के स्टॉक के अंदर में इस समय पे भी एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। जहां तक की बात TCI एक्सप्रेस की है तो ये फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है और अच्छे गिरावट के बाद ये मिल रहा है, तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। यहां पे 790 के स्टॉप से अगर आप एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो 940 तक की एक इमीडिएट अपसाइड आपको TCI एक्सप्रेस के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो ये बात हुई इन दो स्टॉक्स की, लेकिन जैसे ही बात करी ना बर्जर की आपने मुदित जी, मुझे सुबह की हम लोगों की चर्चा याद आई, और इनफैक्ट कल भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। ये पेंटिंग एक्टिविटी खूब शुरू हो जाती है। एशियन पेंट भी देखिए, ये दोनों ही स्टॉक्स, एक तरफ एशियन रखिए एक तरफ बर्जर रखिए। बर्जर तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहा है, एशियन भी भाग रहा है, और इस समय भी देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर ये शेयर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सचिन जी, हम 2-3 दिन से अपने एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं क्या पेंटिंग एक्टिविटी घर वगैरह पे चल रही है कहीं पे किसी की, आप भी डिस्क्लोजर दे सकते हैं वैसे। और एशियन पेंट आपको कैसा लगता है? हेमंत जी, एशियन पेंट काफ़ी अच्छा है, एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से अराउंड 2086 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। इनफैक्ट हाल फिलहाल में ही यहाँ पर रिसेंटली एक ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 2000 लेवल के आसपास, एंड जिस इंटेंसिटी से ये पुल बैक होने के बाद जो मूव अनलॉक हुई है, मुझे लग रहा है ये जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा, एंड प्लस मोमेंटम भी मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए कंटिन्यूड रहना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्यूचर्स के लिहाज से 2034 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पर आपको लगाना चाहिए एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, एंड अराउंड 208690 ये पर्टिकुलर लेवल आने के बाद रिव्यू करना चाहिए। तो कहीं पर भी डिस्टॉर्शन नहीं है। ओवरऑल ये अगर हम क्रूड का पूरा पैक देखें तो मुझे लग रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड जिस तरीके से फिलहाल इसके स्ट्रक्चर्स है, मुझे लग रहा है कहीं पर भी यहाँ पर रुकावट या गिरावट के संकेत नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग बायस ही रखना है, एंड अभी भी तेजी करने का ही मन है। फैंटास्टिक है। एशियन देखिए, बर्जर देखिए, पिडिलाइट देखिए, पिडिलाइट ने भी अपनी चाल शुरू कर दी है। गौरांग सर, आपका फेवरेट स्टॉक बताइए इस पेंट सेक्टर में, कौन सा अच्छा लगता है आपको? हेमंत जी, ज्यादा समय नहीं हुआ, कल ही साक्षात शैल जी जो आपके बगल में खड़े हैं, इन्होंने मुझे एक क्षेत्र या फिर एक स्टॉक छोटी मध्यम या फिर लंबी अवधि के लिए पूछा था, और कल कच्चे तेल के दाम भी गिरे थे। त्योहारों का सीजन आ रहा है और घरों को रंग रोगान करने का भी मेरे ख्याल से कार्यक्रम चलेगा। तो मैंने पेंट क्षेत्र को ही रंगा था कल शैल जी के सामने, और उन्होंने पूछा था कि एक स्टॉक आपका, तो मैंने बर्जर पेंट का नाम लिया था कल। और आज अगर आप मुझे सवाल पूछते तो मैं एशियन पेंट पर राय देने वाला था, और मुझे लग रहा है कि ये जो 2050 के आसपास चल रहा है एशियन पेंट का भाव, हमारा लक्ष्य करीबन 2450-2500 का है। और जो मैंने टिप्पणी करी थी वो थी कि जो ग्रामीण इलाकों से मांग आ रही है और जो योगदान नतीजों पर आ रहा है, उसकी टिप्पणी और उस पर मुकम्मल रूप से काम करते हुए मैनेजमेंट ने जो बयान दिए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और रियल एस्टेट सेक्टर में जो परिवर्तन होता है सरकार के तरफ से, तो पेंट सेक्टर एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और कल मैंने सीमेंट सेक्टर पर भी टिप्पणी करी थी, क्योंकि जो निर्माण कार्य की बात करी है सरकार ने भारत निर्माण की, उसको लेकर के मुझे लग रहा है कि अब बारिश का सीजन गया है, निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। और कल मैंने दालमिया भारत का भी जिक्र किया था। वाह सर, क्या बात है। तो ये रंग रोगन का सीजन शुरू हो रहा है मॉनसून के बाद, और उसी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, ट्रेड एट 245 बर्जर पेंट, ये भी बात करते करते मूव करने लगा है। तीनों ही ट्रेड देख लीजिए, एक बार रिकैप कर देता हूं। थोड़ी देर में भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, यतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कि डीलिंग रूम चेक क्या है, और आशीष बताएंगे आपको कि कल कौन कौन से इवेंट्स होने चाहिए जिस पर सबसे ज्यादा आपकी नजर होनी चाहिए।
और आशीष का फेवरेट इवेंट है कल। गेस करिए। नहीं, यहाँ पे तो सब लोगों को पता चल गया है। आशीष जी, आशीष का फेवरेट इवेंट गेस कर सकते हैं। चतुर्मोता जी, आशीष वर्मा जी का फेवरेट इवेंट, आशीष जी आप गेस करिए। आशीष जी का फेवरेट इवेंट कल मैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हेमंत जी आप थोड़ी हिंट दीजिए कुछ, तो सर कोशिश करता हूँ। फ्राइडे है, कल शुक्रवार है सर। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो खास इवेंट है और शायद उसका रिफ्लेक्शन भी आना शुरू हो चुका होगा अभी तक के। जैसे ही आशीष जी स्टूडियो के अंदर प्रवेश करे, इतना खुश इवेंट्स बता रहे थे, तो मैंने ऐसे ही ब्रेक में पूछ लिया। मैंने कहा कल कौन सा सबसे बड़ा इवेंट है, तो उन्होंने तुरंत बताया कल सबसे बड़ा इवेंट फ्राइडे है। एक तो पता नहीं अंग्रेजों ने इसको फ्राइडे क्यों रखा है नाम। हाँ, हमारा हिंदी वाला नाम बेटर है, शुक्रवार, शुक्र है। हाँ, तो कल फ्राइडे सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा रिजल्ट्स हेवी डे है वैसे कल। बहुत दिनों बाद आपको काफी बड़ी बड़ी कंपनी के नंबर्स भी आते हुए नजर आएंगे। IRCTC, BHEL के कल नंबर्स शेड्यूल्ड हैं। मिश्र धातु निगम, BGI एनर्जी, अदानी ग्रीन, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, ITDC, BF यूटिलिटीज, लंबी लिस्ट है, वो आपकी स्क्रीन पे आएगी, आप लोग नोट डाउन करें। दीपक फर्टिलाइजर की कल बोर्ड मीट है, तो राइट्स इश्यू जो लाने वाले हैं कल उसकी डिटेलिंग सामने आएगी। तो राइट्स का भाव क्या होगा, किस रेशियो क्या होगा, एंटाइटलमेंट क्या होगा, वो सारी डिटेल्स सामने आने वाली। रिकॉर्ड डेट क्या होगी। रूट मोबाइल जो IPO खुला हुआ है, आज डे 2 है, कल ये IPO सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। कल आखिरी दिन है, 345 से 350 का प्राइस बैंड है। कल हमारे यहां जुलाई IIP के आंकड़े भी आने हैं। खैर सबको पता है, साल दर साल कंपेयर करेंगे तो तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन आपको नजर आने वाला है। अच्छा, कर्नाटका वालों के लिए IMD की तरफ से मैं देख रहा था, बड़ी सिवियर वार्निंग है कल, और रेड अलर्ट है कई सारे पार्ट्स में कर्नाटका के, तो काफी भारी बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री जी कल आपको नजर आएंगे। 2 दिन का कॉन्क्लेव है स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, उस पर बोलने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट है आजकल, आगे का कैसे सोच रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं। आप कह रहे हैं वो NIIT लिमिटेड एप्टेक चलेगा, मतलब अंदर से आपने ऐसा कुछ व्यू बनाया? नहीं, हमेशा तो सोचता हूं, ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन हो सकता है चल जाए। तो अच्छा, कल फ्राइडे और साथ 9/11 है। हाँ, वो तो मुझे तो एनिवर्सरी है, तो आपको याद ही होगा कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक्स जो हुए थे उसकी। कल एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कल कोर्ट्स पे वापस नजर होगी। कल कोर्ट्स पे इसलिए नजर होगी क्योंकि लालू यादव साहब की बेल प्ली पे हेयरिंग रिज्यूम होने जा रही है। और हाँ, कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूं, JEE मेन के रिजल्ट्स भी कल रिलीज होंगे। आपने अपना प्लान बताया नहीं, आपने कहा कि फ्राइडे है, इतने खुश हैं, आप करेंगे क्या कल? मतलब मार्केट बंद होने के बाद? खुश मैं इसीलिए हूं क्योंकि मैंने नीरज से पूछा था पार्टी कहाँ है, तो बोले कल करेंगे। तो नीरज जी, हमारे बर्थडे बॉय की पार्टी, मतलब हम लोगों को सबको कल तैयार रहना है। मैं तो आज से एक्साइटेड हूँ। 3:30 के बाद सब आमंत्रित। सही बात है। तो देखिए, एक्शन पैक्ड दिन, लेकिन पैसा बनाने की बात होती है CNBC आवाज पर, तो रूट मोबाइल में पैसा जरूर लगाइएगा। गौरांग सर, आपकी राय क्या है? रूट मोबाइल के IPO में सब्सक्रिप्शन का फिगर पहले दिन का जोरो का था, बहुत ही शानदार था। यतिन आपको थोड़ी देर में बताएंगे ग्रे मार्केट का हाल क्या है, लेकिन आप बताइए आपका व्यू क्या है? तो IPO नोट द्वारा हमने भी लंबी अवधि के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब की राय दी है, और हमें लग रहा है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी सक्षम है और आने वाले समय में अच्छा योगदान नतीजों पर आ सकता है। लिस्टिंग के ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता, लेकिन लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। तो पैसा तो बनेगा। देखिए, रूट मोबाइल में हैप्पीएस्ट की लिस्टिंग भी देखिए, अब डेट आ जाएगी आपके अगले हफ्ते तक, और ये दोनों ही इश्यूज पैसा बना कर देंगे, और लंबी लिस्ट है। देखिए, सितंबर के महीने में IPOs की ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है यतिन, और ये भी बताइए डीलिंग रूम्स में क्या चर्चा है आज? तो देखिए, अगर हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करें या रूट मोबाइल्स की बात करें, दोनों ही जो शेयर्स हैं इनमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो मार्केट का एंटिसिपेशन है वो ये है कि लगभग दोनों ही शेयर्स अपने इशू प्राइस से दुगने खुलने चाहिए। तो ठीक है, HNI का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, फंड्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, तो जो कॉस्टिंग है HNIs की वो बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं 120-25 रुपये हैप्पीएस्ट माइंड्स का प्रीमियम हो सकता है लिस्टिंग डे के दिन। 166 का इशू प्राइस होगा लगभग। और रूट मोबाइल की भी आप बात करें तो लगभग 150 से 200 रुपये का यहाँ बताया जा रहा है कि लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आप डीलिंग रूम्स की बात करें तो आज 2 रिकमेंडेशन है, कोई मिड कैप रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन IOC, और हमने चर्चा की थी BPCL HPCL की कि किस प्रकार से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज के सत्र में बाइंग है। तो IOC सबसे अंडरवैल्यूड PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनी, यहाँ डीलर्स जो हैं BTST की जो है राय दे रहे हैं,
और लगभग आज का वॉल्यूम अगर आप देखें तो 50% ज्यादा एक वीक के एवरेज से। तो आईओसी में खरीदारी करके चलें। डीलिंग रूम्स को लगता है यहाँ 2 से 3% की ट्रेडिंग अपसाइड आपको कल के ही सत्र में देखने को मिलेगी। काफी अच्छा यहाँ फंड फ्लो हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील आज का निफ्टी का टॉप लूजर आप कह सकते हैं, क्योंकि मेटल पैक आज नरम है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों ही शेयर दबाव में है। लेकिन डीलिंग रूम्स के अगर आप माने, काफी सारे ब्रोकरेजेस जिनके नोट्स आ रहे हैं उनकी आप माने तो रिकॉर्ड हमको सेल्स फिगर्स दिखाई दे रही हैं। स्टील में पिकअप बहुत ज्यादा है। प्राइसेस भी अगर आप स्टील के बात करें तो कच्चा स्टील जो है मार्केट प्लेस में काफी फर्म रहा है। आज चाइना में थोड़ी बहुत कमोडिटी का करेक्शन है, लेकिन डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि स्टील शेयर्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखें और पोजिशनल बेसिस पे जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करके चलें, क्योंकि इसका 20 दिन का लेवल जो है 282 रुपए यहां सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, ये दो स्टॉक्स पर आपको चर्चा करवाते हैं, कम से कम टेक्निकली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पर आपकी राय आशीष चतुर्मोता साहब। फिलहाल इस लेवल पर 5.3% तो आपको डिविडेंड यील्ड आती हुई दिख रही है इस स्टॉक पर। फिलहाल मेरे ख्याल से 83-70 के आसपास आपको स्क्रीन पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आशीष जी, क्या राय? बिल्कुल शैल जी, तो देखिए कल हमने एचपीसीएल और बीपीसीएल की बात की थी और अब मुझे लगता है आज जिस तरह से ये एक रिवर्सल क्लियरली आईओसी के स्टॉक में देखने को मिला है और जो आप डिविडेंड यील्ड कह रहे हैं वो वैसे ही इन स्टॉक्स को थोड़ा अट्रैक्टिव तो इस लेवल पे बनाई देती है। और साथ ही साथ सेक्टर के अंदर में जिस तरह से एक अच्छा अप ट्रेंड बन रहा है, चाहे वो बीपीसीएल आईओसी की बात हो, एचपीसीएल की बात हो, तो मुझे लगता है आईओसी बिल्कुल एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग के लिए यहाँ पे तैयार हो चुका है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं मेरा मानना है 88-89 तक की ट्रेजेक्ट्री को छूने की तैयारी करेगा। और क्योंकि अब पहला ही दिन का रिवर्सल का है तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 8150 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन आईओसी के अंदर में बनाई जा सकती है। ऑलराइट, तो आईओसी देखिए ये वो स्टॉक है एचपीबीपी के साथ, इसमें भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है। बीपीसीएल तो बात करते करते 6% देखिए ऊपर पहुंचता हुआ टॉप 3 निफ्टी गेनर्स में शामिल था और अब तेजी हो रही है। एचपीसीएल अगर आप नीचे जाएं टॉप 5 में शामिल है और छठा शेयर है आईओसी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी अब आउट परफॉर्म करती हुई। गौरांग सर, आपकी फेवरेट कौन सी है इनमें से? तीनों में से अगर एक पसंद करना हो तो मैं बीपीसीएल को ज्यादा तवज्जो दूंगा, उसके पश्चात एचपीसीएल और फिर सबसे नीचे वाले पायदान पर आईओसी। लेकिन पसंद तीनों है तो 1 2 3 ये आपको बताया गौरांग सर ने। और नजर होनी चाहिए स्पेस पर, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है ये पूरा का पूरा स्पेस। तो ये तो बात हो गई डीलिंग रूम चेक की। कल के इवेंट्स भी आपने जान लिए और उसके बाद भसीन जी के भरोसेमंद शेयर, इस सेगमेंट का वक्त हो गया है। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है भसीन साहब आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए, सबसे पहले जो कुछ कॉल्स आपने पहले दिए हैं उनका रिव्यू करते हैं, उसके बाद फिर ताजा कॉल्स भी आपसे लेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून हेमंत जी, आप थे नहीं 2 दिन से, तो शैल जी जब बहुत मार्केट जूझ रही थी मंदी में, उस कारण उस समय हमसे पूछा था और हमने कहा था सिप कीजिए अगले हफ्ते के लिए, मार्केट विल पुल बैक शार्पर देन यू थॉट। और आज तो मुझे अचंभा लग रहा है कि रिलायंस ने जिस तरह से मार्केट को खींचा है, लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट ट्रैप्ड ऑन द शॉर्ट साइड ऑन द पुट राइटिंग ऑन द एक्सपायरी डे। और मुझे कोई दो राय नहीं कि ये सितंबर की एक्सपायरी जो लास्ट डे पे होगी वो न्यू हाई पे होगी इन दिस 4-5 मंथ, तो दैट इज बियॉन्ड 11,700। लेने की चेष्टा कीजिए अच्छे शेयर, क्योंकि रोज रोज ऐसे मौके नहीं आते। उसके अलावा आपको कल मैंने बाय दिया था कैडिला और कैडिला दिया था, टाटा कंज्यूमर दिया था और ग्लेनमार्क। कैडिला और ग्लेनमार्क में दोनों कल ही टारगेट हो गए थे। टाटा कंज्यूमर हैज बीन एन आउट परफॉर्मर हेमंत जी, कल 533 पे दिया था, 552 का है, तो शॉर्ट टर्म पीपल कैन बुक प्रॉफिट, टारगेट 575 का है। अब आप कहें तो 2 नहीं 3 कॉल हैं और तीनों बाय की हैं सरदम। उसमें कुछ बैंक्स हैं जो मैं बहुत बुलिश हूँ। जितने ज्यादा उतने अच्छे सर, बढ़िया कॉल्स आप दे रहे हैं। टाटा कंज्यूमर भी देखिए इस समय दिन के हाईज पर कारोबार करता हुआ। सर थोड़ा मेरी पीठ की को मैं राहत दे रहा था 2 दिन से, क्योंकि ये थोड़ी बैक की प्रॉब्लम थी, वरना मैं जरूर होता आपका ये ट्रेड सुनने के लिए। लेकिन मैं आपको सुन रहा था सर पीछे बैठकर, और शानदार ट्रेड से आपके। बताइए आपके 2 या 3 शानदार कॉल्स, आप कौन से हैं? मैं लिख रहा हूं।
तो पहला तो होएगा सर, बैंक्स में बहुत बुलिश हूँ। 25,000 का बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है मुझे इन द नेक्स्ट बाय मिडल ऑफ अक्टूबर। तो एक्सिस बैंक इज माय टॉप पिक ओवर हियर। यू कैन कीप इट एज अ ट्रेडिंग पिक हेमंत जी, और एज अ डिलीवरी। 442 443 है, 431 का स्टॉप लॉस रखिए। फर्स्ट टारगेट 475 to 485 एंड 500 इज द फाइनल टारगेट। दी अदर बाय अगेन माय फेवरेट IDFC फर्स्ट, 30 रुपए का भाव है, इसमें 27.5 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें पहला टारगेट 35 का होएगा और दूसरा टारगेट 37.5 का। और तीसरा बाय है जो मैं आपके यहाँ BPCL 2-3 बारी कहा मैंने, BPCL बायोकॉन देखिए क्या है, HPCL इट्स अ नो ब्रेनर, 201 का भाव है, इसमें 196.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 220 का टारगेट। बहुत ही शानदार कॉल साहब। BPCL अभी हम लोग आपके आने से पहले ही देखिए बात कर रहे थे, और क्या रैली दिखा रहा है ये स्टॉक। एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट, ये 3 ट्रेड्स हैं जो आप इस समय ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब आज हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। 600 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स कारोबार करता हुआ, 150 पॉइंट ऊपर देखिए निफ्टी कारोबार करता हुआ। आज दिन तो हरे रंग का ही है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप हेमंत जी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भसीन साहब के, आप पिक्स की तरफ अगर ध्यान दें तो वो ये है कि जैसे अभी 3:01 हुआ है, आप इसको 3:15 3:18 के आसपास देखिए, तीनों या चारों स्टॉक्स में आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। इसीलिए मैंने एक अलग प्लेट बनवाई है भसीन साहब के लिए कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके बारे में वो कल को जो ट्रेड होता है पहले डिस्कस करते हैं। और फिर आज का ट्रेड आपके सामने है लॉन्ग एक्सिस बैंक, जो हमने आखिरी सौदा की शुरुआत में राय ली थी आशीष चतुर्मोता साहब से। IDFC फर्स्ट बैंक में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हैं भसीन साहब। 35 का पहला लक्ष्य वो आपको आते हुए देखते हैं। और फिर BPCL की बात उन्होंने की ही। एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये बताई कि बैंक निफ्टी को वो देखते हैं 25,000 के लेवल पर मिडिल ऑफ अक्टूबर में। फिलहाल हमारे सामने निफ्टी बैंक 22,415 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और 31 अगस्त को मेरे ख्याल से आपने 25,000 का लेवल आता हुआ देखा था इस बैंक पर। बिल्कुल सही बात है। तो 25,000 एक बार आया है और 25,000 दोबारा भी आएगा, ये बात देखिए हुई है इस चैनल पर। और भसीन साहब ने भी देखिए ये बात कही है, दिवाली तक 12,000 के टारगेट्स की बात हुई है, वो सब देखिए होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक स्टॉक जो मूव कर रहा है और बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, जैगुआर की स्पीड से मूव कर रहा है, क्या बात, वो है टाटा मोटर, और इसके अंदर ही जैगुआर है। आप देखिए पिछले आधे घंटे का चार्ट ऐसे भाग रहा है, बस सचिन जी जैसे रुकेगा ही नहीं। आपकी कॉल क्या है टाटा मोटर्स पर? और ये सेकंड हाफ का मूव, काम का मूव नजर आ रहा है, आप व्यू दीजिए प्लीज इसके ऊपर। देखिए इसने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट करेक्शन कंप्लीट किया है। जिस तरीके से वापस एक पिन बार फॉर्मेशन हुई थी कल के सत्र में अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, उसके ऊपर अभी फिलहाल निकल चुका है काउंटर। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी मोमेंटम यहाँ पर बन सकती है 1 से 2 दिनों के लिए। मुझे लग रहा है वापस अराउंड 149 148 इस पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास स्विंग होना चाहिए। तो डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए, 142 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है स्विंग काफ़ी गहरा था जहाँ से इसने रिकूप की है अपनी मोमेंटम को। तो 140 भी एक आइडियल स्टॉप लॉस हो सकता है अगर आपको ये पर्टिकुलर ट्रेड पोजिशनली रखना है तो अराउंड 140 से लेके 150 इस पर्टिकुलर रेंज में कुछ दिन और निकाल सकता है काउंटर। तो डेफिनेटली लॉन्ग बायस रखना चाहिए। ये राय आपको टाटा मोटर्स पर आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, आप चेता ही रहे हैं कि सीमेंट स्पेस में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है, और मेरे पास 1-2 मैसेजेस भी आए सचिदानंद जी के कि उनको सीमेंट में तेज़ी आती हुई दिख रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दालमिया भारत सीमेंट पर नज़र डालिए सचिन जी। ये गौरांग शाह साहब का फंडामेंटल पिक भी है, और अब आपको एक शानदार रैली की तरफ अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। 715 मेरे पास प्राइस है, इस पर आप अपनी राय बहुत ही जल्दी व्यक्त कीजिए। आई थिंक जिस तरीके से यू टर्न लिया है, आई थिंक 690 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो उसी को स्टॉप लॉस के द्वारा देखना चाहिए। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक लोअर सीक्वेंस पे चल रहा है स्टॉक, इसका अपर बाउंड समवेयर अराउंड 755 760 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट तो वही होगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 690 के आसपास। एंड इमीडिएट बेसिस पे ये मोमेंटम निकला है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक लॉन्ग बायस बन सकता है। तो देखिए सीमेंट शेयर भाग रहे हैं, और अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए पिछले 20 मिनटों में देखिए इसने क्या मूव दिखाया है। तो अब देखिए आखिरी आधे घंटे में सीमेंट शेयर दिन के हाईज पर, और अल्ट्राटेक और ग्रासिम दोनों को एक साथ चार्ट पर रखिएगा, आपको मजा आ जाएगा देखकर। और
पिछले आखिरी में 20 मिनट के चार्ट देखिए, अल्ट्राटेक भागा और ग्रासिम भी देखिए डेज हाई पर इस समय निकलता हुआ नजर आ रहा है। मुदित जी, अल्ट्राटेक लेंगे, ग्रासिम लेंगे, दोनों लेंगे या दोनों नहीं लेंगे, बताइए प्लीज। अल्ट्राटेक को लॉन्ग करने की सलाह देंगे। अल्ट्राटेक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कल रिवर्सल कैंडल के बाद आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है और अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को तोड़, एक 100 डेमा को तो तोड़ दिया, 200 डेमा को टेस्ट करने के लिए काउंटर तैयार हो चुका है। तो जिस तरह की बाउंस बैक इस काउंटर में देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी और ऊपर की तरफ 4000 तक के अपसाइड मूव अल्ट्राटेक में नजर आएंगे। तो यहाँ पर अल्ट्राटेक लॉन्ग करेंगे। 4000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3880 का। चलिए, ये राय आपको अल्ट्राटेक सीमेंट पर आती हुई दिख रही है। सचिन जी भी इस स्टॉक पर बहुत बुलिश है, लेकिन फिलहाल एक बहुत अच्छा मूवमेंट मुदित गोयल साहब आपको प्रिडिक्ट करते हुए दिख रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पर। बाजार बंद होने में 24 मिनट रह चुके हैं और आपको शॉर्ट कवरिंग के जरिए बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं फ्रंटलाइन काउंटर्स पर। एक पूरा सेक्टर आपको चहकता हुआ दिखेगा काफ़ी दिनों के बाद। हेमंत जी, ये आपका फेवरेट होता था 2020 में, फर्टिलाइजर स्पेस। बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको दिखा रहे हैं। डायरेक्टर साहब, एक लंबी अवधि का चार्ट चंबल फर्टिलाइजर्स पर दिखाइए। यहाँ पर आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। लगभग 8 या 10 दिन की गिरावट के बाद एक वापस हरे निशान की तरफ यहाँ पर आपको मूवमेंट दिख रहा है। 140 का प्राइस है और एकदम चतुर्मोता साहब से जुड़ते हैं, वो आपको राय देंगे इस लेवल पर उन्हें क्या पसंद है। 141.50 मेरे सामने चंबल फर्टिलाइजर्स। बिल्कुल, तो शैल जी, ये एक जो पहले हमने रैली देखी थी अभी उसका ब्रेकआउट पॉइंट था और वहां से हमने ऊपर में स्टॉक को 175 180 तक जाते हुए देखा और वापस एक रीटेस्टिंग हुई है। तो मेरे हिसाब से अब इन लोज को बिल्कुल रिस्पेक्ट करेगा। 135 का जो जोन है वो बहुत अच्छे सपोर्ट के तौर पर चंबल फर्टिलाइजर में नजर आएगा और रीबाउंड में मुझे लगता है ये स्टॉक 154 155 तक की ट्रैजेक्टरी को छूने की पूरी कोशिश करेगा और ओवरऑल हमें लगता है जो एग्री इकोनॉमी में एक जो तेजी है उसका इंपैक्ट चंबल फर्टिलाइजर, पीआई इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक के अंदर में आपको देखने को मिलता रहेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो देखिए, भाग रहे हैं ये सारे के सारे फर्टिलाइजर। क्या रैली है? कोई और स्टॉक भी आपके रडार पर आया क्या? चल जी। हेमंत जी, एक ही तरफ आप देखिए, आपको अच्छा रुझान आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर अगर आप छोटे मंझले शेयर्स में नजर डालें तो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं वेदांता और उसी के साथ साथ हिंदुस्तान जिंक। इन दो स्टॉक्स पर हम लोग राय ले लेते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से। पहले वेदांता पर चर्चा करेंगे। कल 122 रुपए से ये स्टॉक आपको ऊपरी सतह की तरफ बढ़ता हुआ दिखा और ये तेजी आज आपको दिख रही है लगभग 130-85। डीलिस्टिंग कैंडिडेट है, बाजार नहीं चाहता कि जो प्राइस प्रमोटर देना चाहते हैं वो एक्सेप्ट करें और ये खींचतान आपके सामने स्क्रीन पर चलती हुई आज भी आपको यहां पर ट्रेड दिख रहा है लगभग 1.8% ऊपर। पोजिशनली आशीष चतुर्मोता साहब, वेदांता। सही इसको आइडेंटिफाई किया है शैल जी। ये वेदांता के अंदर में जो डीलिस्टिंग की वजह से एक उठापटक मची है, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुझान की तरफ इंडिकेट कर रही है और ये मुझे लगता है स्टॉक आराम से आपको 145 की एक जो इमीडिएट ट्रेजेक्ट्री है करंट लेवल से दिखा सकता है और एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये मूव शुरू हुआ है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल है। मात्र 2 रुपए के स्टॉप लॉस से, यानी 128 रुपए के स्टॉप लॉस से इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है। 140 रुपए की इमीडिएट लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और पोजिशनली 145 की जगह वेदांता के स्टॉक के अंदर में नजर आ जाएगी। जहां तक कि हिंदुस्तान जिंक का सवाल है तो ये भी एक अच्छी खासी रिकवरी के बाद यहां पर देखने को मिल रहा है रिकवरी और मैं समझता हूं इस स्टॉक में भी जो शॉर्ट कवरिंग है वो 230 तक आपको देखने को नजर आ जाएगी। 217 के स्टॉप लॉस के साथ हिंदुस्तान जिंक में भी एक अच्छा 12-13 रुपए का पुलबैक करंट लेवल से देखने को नजर आ सकता है। हेमंत जी, रिटेल स्पेस आपको चहकती हुई दिखेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शानदार ट्रांजैक्शन के पास। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस स्पेस में कैश मार्केट्स में हैं। ट्रेंट लिमिटेड पर हम पिछले 2 दिन से बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको एक बुलिश राय दिलवा रहे हैं। अब आपको दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है 684 और इसमें ब्रेकआउट थोड़ी ही देर में आपको ड्यू होता हुआ दिखेगा। ज़बरदस्त मूवमेंट। 10 लाख शेयर आपको ट्रेंट पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं जो बहुत ही कम देखा जाता है। ये राय आपसे लेंगे सचिन उत्तेकर साहब। ज़रा ट्रेंड को देखिए स्क्रीन पर और अपनी राय व्यक्त कीजिए। देखिए, क्लियरली यहाँ पर एक पोजिशनल व्यू ही रखना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से ये सीक्वेंस चल रही है वीकली चार्ट पे, एक अपवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड राइजिंग चैनल है एंड जिस तरीके से इसके अपर बाउंड प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है अराउंड 800 के आसपास इसकी प्लेसमेंट है। पिछले 15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद का ये ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
एक हेल्दी साइन है इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए। सो यहाँ पर डेफिनेटली 645 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग के लिए से भी कुछ लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन 800 के टारगेट की ही होगी, बट ऑन द शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है अराउंड 725 730 ये पर्टिकुलर लेवल्स भी इमीडिएटली हासिल हो सकते हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखनी है ट्रेंड लिमिटेड में। केवल और केवल देखिए बैंक निफ्टी को जिसने मूव जो दिखाया है वो इतना शानदार है आखिरी 15 मिनटों में, वो आपको खुद बयान कर रहा है। और वो इसलिए क्योंकि डाउ फ्यूचर्स जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो 114 पॉइंट नीचे था, ध्यान रखिए, और डाउ फ्यूचर्स इस समय कुल 80 पॉइंट ही नीचे रह गया है। तो डाउ फ्यूचर्स में स्मार्ट रिकवरी, मंदी करने वालों को देखिए फॉलो थ्रू नहीं मिला, कल का लो नहीं टूटा, शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हुई है, ये साफ नजर आ रहा है। और जनरली ये देखिए आखिरी आधे घंटे में देखने को मिलती है। बजाज फाइनेंस देखिए जिस तरह से भाग रहा है, शानदार रैली। ये बड़े वाले जो स्टॉक्स थे देखिए, अल्ट्राटेक की हमने अभी बात करी, ये सब अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो कोई बीटीएसटी ट्रेड हमारे एक्सपर्ट से ले लेते हैं शुरुआत। सचिदानंद जी आप ही से बताइए, एक शानदार कॉल कल के लिए। हेमंत जी मुझे लग रहा है यहाँ पर कंजम्पशन ये पैक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर मेरी नज़र नेस्ले इंडिया पे है फिलहाल, जो 16,435 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस काफ़ी क्रिस्प है यहाँ पर अराउंड 16,290 का। एंड मुझे लग रहा है जिस इंटेंसिटी से ये रिवर्सल हुआ है पिछले 2 दिनों में, मुझे लग रहा है यहाँ पर अप मूव काफ़ी बड़े लेवल्स तक ओपन है। अराउंड 16,800 इसी पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए ये पोजीशन आपको मेंटेन करनी है। तो डेफिनेटली नेस्ले इसको अपने रेडार में रखना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। ये राय आपको नेस्ले पर आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, कल जब हम लोग एफएमसीजी स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे, नेस्ले का खास मेंशन यूं हुआ था क्योंकि आपने 200 डीएमए से एक बहुत शानदार बाउंस आते हुए देखा। चलिए, बाजार बंद होने में अब सिर्फ आपको लगभग 15 मिनट बचे हैं। बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल्स पर ध्यान देते हैं। ध्यान रखिए, अपने ब्रोकर से आप ज़रूर कंसल्ट करें, मार्जिन्स पर ध्यान दें, और ख़ासकर अगर कोई डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स या कुछ परेशानी आपको अपने डीमैट अकाउंट पर आती हुई दिख रही है तब आप ये ट्रेड्स ना लें। ये हमारे पास ज़बरदस्त तरीके से राय नेस्ले पर आती हुई दिख रही है। और अब जुड़ते हैं चंदन जी से। चंदन, माफ़ कीजिए, आशीष जी से। आशीष जी, कोई बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल? बिल्कुल बीटीएसटी रहेगा शैल जी, और आपका भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, और स्टॉक है हीरो मोटर कॉर्प। बहुत अच्छी एक गिरावट के बाद या लास्ट 2 दिनों में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और अब मुझे लगता है एक अच्छे रिवर्सल के सिग्नल हीरो मोटर कॉर्प इस समय दिखा रहा है। 2920 के स्टॉप लॉस से इसको बीटीएसटी के तौर पे लेना चाहिए। 3060 के लक्ष्य बीटीएसटी के टारगेट के तौर पे हीरो मोटर कॉर्प में देखने को नजर आ सकते हैं। तो सही बात है। देखिए हीरो मोटर कॉर्प आज स्टॉक 2020 में मेरा डिपेंडेबल खिलाड़ी भी था। दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए भाग रहा है, और अगले हफ्ते इसी दिन शैलजी श्राद्ध भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद एक और बढ़िया पेंटअप डिमांड देखिए आपको देखने को मिलेगी। कई लोगों ने देखिए बुकिंग भी कराई है, वो डिलीवरीज भी लेंगे दशहरे से पहले। तो ये वो बढ़िया स्टॉक है जो अब से लेकर दिवाली वाला शेयर है, और दिवाली तक कोई ट्रेडर वेट नहीं करेगा। ये देखिए स्टॉक 2020 की टीम की रिटर्न भी आपको डॉक्टर साहब ने फायर कर दिए हैं, दिखा दिए हैं। वेदांता भी भाग रहा है, और हीरो मोटर कॉर्प भी, जेएसपीएल भी भाग रहा है, और एमएनएम भी। थोड़ी देर में दिखाएंगे कैसा प्रदर्शन दिखाया ओवरऑल दोनों ही टीम्स ने। ये देखिए नव भारत वेंचर्स ये दिखा दिए, तो टीम का पता चल गया है। अब देखिए नीरज आज जीतेंगे। नव भारत वेंचर्स आज इनका बर्थडे है, वैसे भी इनको जीतना बनता भी था चल जी। तो 8% की रैली देखिए नव भारत वेंचर्स में। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में 6% की तेजी, तानला में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो इनके ऊपर थोड़ी देर में आगे आते हैं, लेकिन मोदित जी आपका बढ़िया बीटीएसटी आइडिया दीजिए प्लीज। देखिए सीमेंट स्टॉक में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी हुई है और सारे सीमेंट स्टॉक भाग रहे हैं, तो मैंने बीटीएसटी के तौर पर इंडिया सीमेंट को चुना है। इंडिया सीमेंट यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 125 रुपए से करेक्शन के बाद 200 डेमा से इस काउंटर ने सपोर्ट लिया, और आज तगड़ा बाउंस बैक इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है। 114 रुपए सीएमपी है, यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह। 122 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 110 का। सीमेंट लगेगा फिर पेंट लगेगा। आपने ऑर्डर थोड़ा पहले पेंट वाला बताया, बर्जर पेंट, उसके बाद सीमेंट वाला बताया, बट ये मजाक था। दोनों ही स्टॉक्स देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, 6% ऊपर, और बर्जर पेंट में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले भी हम सीमेंट की बात कर रहे थे और अल्ट्राटेक की बात सामने निकल कर आई है, और डालमिया भारत की बात आपने कही। तो डालमिया भारत, इंडिया सीमेंट, ये पूरा का पूरा एक्शन में। गौरांग सर, ये
जैसे जैसे मानसून खत्म हो रहा है वापस से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, ये प्ले ज्यादातर लोग इस समय ले रहे हैं। सीमेंट स्पेस में आपका फेवरेट वाला स्टॉक बताइए प्लीज। डालमिया तो आपका फेवरेट है ही, हमें पता है। कोई लार्ज कैप में और इंडिया सीमेंट पर क्या राय है? तो इंडिया सीमेंट पे भी खरीदारी की राय है। तकलीफ ये है कि दक्षिण भारत में जो दाम है सीमेंट की बोरियों के, वो बाकी अन्य जो भारत देश है हमारा, वहाँ पर जिस तरीके इजाफे होते हैं और दक्षिण भारत में वहाँ पर बहुत फर्क होता है। लेकिन इंडिया सीमेंट भी हमें पसंद है। और दिग्गज में मुझे अल्ट्राटेक, क्योंकि जिस तरीके से इनके पास कैपेसिटी है उसको देखते हुए मार्केट शेयर डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और जो रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, इन सभी बुनियादी तौर पर जो आकलन हम करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए मुझे सभी दिग्गजों में से अल्ट्राटेक सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और एक मझौली कंपनी अगर मैं आपको सीमेंट क्षेत्र में बताना चाहूँ तो वो होगी रैमको सीमेंट। ये भी काफ़ी सक्षम है और इनका भी डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और जो मार्केट शेयर है वो भी काफ़ी दुरुस्त है। चलिए, ये राय आपको रैमको सीमेंट्स पर आती हुई दिख रही है। कल अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे आखिरी सौदा में, तो दालमिया भारत सीमेंट पर अपनी पोजिशनल हामी आपने गौरांग शाह साहब को भरती हुई देखी थी, और वो स्टॉक आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिलहाल आपके सामने चलता हुआ दिन का उच्चतम लेवल 715। HDFC लाइफ पर नज़र डाल लेते हैं। ये सच्चिदानंद उत्तेकर साहब की कॉल थी। फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 602 रुपये। इन स्टॉक्स को आप ट्रैक कीजिए, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा भी बनता हुआ दिखेगा और ये आपके पोर्टफोलियो पिक्स भी हैं। निफ्टी पर नज़र डाल लेते हैं। हेमंत जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे। शॉर्ट सेलर्स के शॉर्ट्स फंसते हुए आपको दिख रहे हैं, वहां पर कवरिंग होती हुई दिख रही है। फिलहाल वीकली एक्सपायरी वाले दिन बहुत ही कम हमने इतना मूवमेंट देखा है। 1.5% ऊपर 170 अंक की तेजी आपको निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। 11,450 शानदार तेजी, और इसमें पिछले सवा घंटे में आपने देखा है कि 2-3 स्टॉक्स ने बहुत अच्छा साथ दिया है। ये सारे हमने डिस्कस किए हैं। एशियन पेंट्स दिन के उच्चतम लेवल पर, यहां पर आपके सामने कंट्रीब्यूशन पैनल आता हुआ दिखेगा। 2054 के आसपास ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक पर आपने भसीन साहब की राय आती हुई देखी, अब 3.5% ऊपर। चतुर्मोता साहब का ये पहला पिक था आखिरी सौदा में। और रिलायंस अब 7% ऊपर 2313 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम 13,500 करोड़। सही बात है। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो एक्सिस बैंक के अलावा आईसीआईसीआई बैंक एक और ऐसा स्टॉक है जिसने मूव दिखाया। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक अगर मूव नहीं हुआ होता तो शायद हम बैंक निफ्टी में 125 पॉइंट तक ही रह जाते। लेकिन दिखाइए रैक्स प्लीज एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट प्लीज। तो आप देखेंगे एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक आपको सबसे ऊपर नजर आएंगे। जी हाँ, आप देखिए एक्सिस की बात हुई है, आईसीआईसीआई की बात नहीं हुई, लेकिन स्लो एंड साइलेंट मूवर आईसीआईसीआई है जिसके दम पर भागे हैं। दरअसल आज बाजार में डॉक्टर साहब वापस से निफ्टी का चार्ट दिखाइए। जो गिरावट आई थी वो डाउ फ्यूचर को देखकर आई थी। सब लोग घबरा गए कि 200 पॉइंट नीचे अगर अमेरिका के बाजार खुलेंगे तो क्या होगा। लेकिन आज हकीकत इस समय की ये है कि हम 200 पॉइंट नहीं है नीचे और केवल 80 ही पॉइंट नीचे रह गए हैं, यानी निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी है। तो मंदी करने वालों ने देखिए मंदी काटी है और आईसीआईसीआई बैंक पर एक राय लेनी फिर बहुत जरूरी होगी। आशीष चतुर्मोता जी, आईसीआईसीआई बैंक आपको कैसा लगता है? एक्सिस पर तो बात हुई थी। तो बिल्कुल हेमंत, जैसा हमने बोला कि एक्सिस में एक गिरावट के बाद बेस बना है, वही आईसीआईसीआई में भी एक अच्छी जो फॉल आई है 424 से लेकर ऑलमोस्ट 365 तक। मेरे हिसाब से अब यहाँ से एक अच्छे बाउंस की तैयारी बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक करेगा और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 365 के स्टॉप लॉस के सामने मुझे लगता है इस स्टॉक में पोटेंशियल है 390 तक की जगह बनाने का, यानी 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड पे इस समय आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एक इसको बीटीएसटी के तौर पे भी कंसीडर किया जा सकता है। 365 का स्टॉप लॉस होगा और 390 के लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। आखिरी सौदा का कल का एक शानदार ट्रेड टाटा एलेक्सी, इस पर नजर डालते हैं। फिलहाल दिन का उच्चतम लेवल के साथ साथ रिकॉर्ड भी आपको आता हुआ दिखेगा 1260। आशीष जी, ये आप ही के लिए प्रस्तुत है। आपके मित्र चंदन तपड़िया साहब ने कल इस पर एक लॉन्ग कॉल दी थी। बिल्कुल शैल जी, और ये स्टॉक हमने भी परसों 10 के दमदार ट्रेड में भी इसको रिकमेंड किया था और कहा था कि जिस तरह से टाटा मोटर्स में एक रिकवरी आ रही है और जैगुआर पे जिस तरह का डिपेंडेंस टाटा एलेक्सी का है वो भी एक बहुत पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज में टाटा एलेक्सी काम कर रहा है वो मार्केट उसको अब रिवॉर्ड करेगा। तो पोटेंशियली मैं समझता हूँ ये स्टॉक पोर्टफोलियो पिक के तौर पर देखना चाहिए। 1500 रुपए के लक्ष्य पोजिशनली नजर आएंगे और ट्रेडर्स के लिहाज से 1320 की एक इमीडिएट अपसाइड आपको टाटा एलेक्सी के स्टॉक में देखने को मिल सकती है।
करंट लेवल्स पे जब आप लॉन्ग पोजीशन बनाए तो 1230 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग पोजीशन कैरी की जा सकती है। चलिए 3:20 कुछ समय पहले आपको मुदित गोयल साहब ने एक शानदार लॉन्ग कॉल दी थी BTST के रूप में इंडिया सीमेंट पर, वहां से भी आपको 2 रुपए जुड़ते हुए दिख रहे हैं 117.75। गोयल साहब, क्या ये ट्रेड कल के लिए आप ले जाएंगे घर या यहां पर मुनाफा बांधें? नहीं, चलिए यहाँ पर बिल्कुल बने रहने की सलाह देंगे। जिन्होंने हमारे कहने पर लिया है बने रहिए। 122 के टारगेट्स नजर आएंगे। 122 कंजर्वेटिव टारगेट था क्योंकि हमने 114 पर रिकमेंड किया था। 122 के बाद इस काउंटर में 126 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने बाय किया बिल्कुल होल्ड करके चलिए, अपना स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। हमने 110 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था, अब यहाँ पर 112 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलिए। ठीक बात है। तो देखिए इनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। इंडिया सीमेंट आपका कॉल बढ़िया देखिए साबित हुआ, और उससे पहले HDFC लाइफ सच्चिदानंद जी का कॉल दिखा दीजिए डॉक्टर साहब एक बार। आज तो तेजी करने वाले दिन है, और जब ये सारे हमारे बैट्समैन हैं, सलामी बल्लेबाज हैं और बैटिंग इतनी बढ़िया करते हैं जिसका हिसाब नहीं। अब देखिए 2:30 का ट्रेड था सच्चिदानंद जी का, और HDFC लाइफ के ऊपर देखिए गौरांग सर ने भी तेजी की बात कही थी, वो भी देखिए भागता हुआ आपको नजर आ। इंटरडे दिखाई डॉक्टर साहब, ऐसे समझ में नहीं आएगा प्लीज। हम बात कर रहे हैं HDFC लाइफ के इंटरडे चार्ट की प्लीज। तो आप देखेंगे ये वो स्टॉक है जो दिन के हाईज पर, और देखिए ये देखिए लास्ट का मूव है, ये आया है सच्चिदानंद जी की वजह से। कोई टारगेट बढ़ाना चाहेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहेंगे सचिन जी? हेमंत जी, मुझे लग रहा है अभी फिलहाल अनलॉक हुई है मूव, तो जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 620 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर देखें तो लगभग अराउंड 597 और 598 के आसपास ही आपको प्लेस करना पड़ेगा। बट जिस इंटेंसिटी का ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे अगले कुछ दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस मेंटेन ही करना चाहिए। हेमंत जी, आप हमारे साथ कल थे नहीं इस सौदे पर, इस आखिरी सौदा पर, लेकिन चेतन जी ने एक बहुत शानदार बात बताई थी। कुछ चीज़ होती है टेक्निकल्स में, डार्क क्लाउड कवर, वो उनको हटता हुआ दिखता था, मतलब जो गहरा बादल है वो हल्का होता हुआ दिख रहा है। मैंने शो तो देखा था, मैं था तो नहीं, लेकिन तो वो अब मेरे ख्याल से आपको बैंक निफ्टी के ऊपर से हटता हुआ दिखेगा, और खासकर PSU बैंकिंग बास्केट पर कल वहां पर 3-3.5% का कट था, और ये परेशानियां थी। आप देखिए ये जो 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी, अब वो 2 हफ्ते के लिए टल गई है, तो आपको स्प्रिंग खुलता हुआ दिख रहा है बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। शुरू हमने करी थी चर्चा बैंक ऑफ इंडिया से, अब वो 50 रुपए के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी नजर रखिए, यहां पर भी आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, और छोटे बैंक्स में PSU में आपको बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा पर एक अच्छा हरा निशान आता हुआ दिख सकता है कल के सत्र। सही बात है। अच्छा, श्री सीमेंट, एक मुझे तो सीमेंट शेयर इतने नजर आ रहे हैं, मतलब मैं जिस तरफ देख रहा हूँ सीमेंट पेंट। आशीष जी, श्री सीमेंट जिस हिसाब से 20 मिनट का मूव इसमें देखने को मिल रहा है, कोई ट्रेड है क्या? सीमेंट के अंदर में एक बहुत अच्छे बाउंस की तैयारी हो रही है, क्योंकि गिरावट बहुत दिनों से चल रही थी, और अब ये बाउंस यहाँ पर पे सभी स्टॉक्स में आएंगे, और मूलतः एक 5% 4% की एक तेजी आपको इमीडिएट बेसिस पे सभी में देखने को मिलेगी। श्री सीमेंट में मेरे हिसाब से 19,500 का एक बहुत अच्छा बेस है, और इस बेस को सपोर्ट स्टॉप लॉस लगाकर आप यूज कीजिए। 20,400 20,500 तक की जगह श्री सीमेंट के स्टॉक में भी आपको देखने को नजर आ जाएगी। दिखा देता हूं ICICI बैंक के अलावा श्री सीमेंट के बाद डॉक्टर साहब इंट्राडे हॉटबोर्ड फायर करिए। L&T का क्या मूव है, क्या शानदार तेजी है। आप देखिए इन्फोसिस, L&T, जिस तरफ देखो उस तरफ देखिए बाइंग नजर आ रही है। पावर ग्रिड देख लीजिए, ये उस दिन खबर आई थी, उस दिन नहीं चला था, आज मार्केट का मूड सही है तो देखिए पावर ग्रिड भी आपको भागता हुआ नजर आएगा। बजाज फाइनेंस की हमने बात करी थी, बजाज फाइनेंस देखिए किस तरह से मूव दे रहा है। इनमें से गुरान सर कोई आपका फेवरेट हो तो बताइएगा जरूर। सीमेंट की तो हमने बात करी, बजाज फाइनेंस का मूव बहुत ही गजब का नजर आ रहा है, और इन्फोसिस भी भाग रहा है। तो मुझे तारीख भी याद है और महीना भी याद है। तारीख थी मेरे ख्याल से 25 और 28 के बीच में, और महीना था मई का, और बजाज फाइनेंस का भाव था मेरे ख्याल से 1950 के आसपास। अगर मेरी याददाश्त सही है तो आपके पास शायद चार्ट होंगे तो आप भी नजर डाल सकते हैं हेमंत जी।
और उस स्तर से लेकर के आज की तारीख तक और आज के बाद आने वाले भविष्य में मुझे ताज्जुब नहीं होगा जो ये खोया हुआ एक स्तर था 4000 या 4000 के ऊपर का, वो फिर से मुकम्मल होगा और शायद उसके ऊपर भी जा सकता है। यानी कि छोटी बात ये है कि आज भी खरीदारी की कवायद है कह रहे हैं आप, और ये भी इसलिए क्योंकि देखिए अगर पेंट चल रहा है, सीमेंट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन की बातें हो रही हैं, फेस्टिवल सीजन की बातें हो रही हैं, बजाज फाइनेंस में मंदी करके चल जी पैसा तो किसी का नहीं बनेगा, तेजी करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हेमंत जी, और हमने इसका बहुत बुरा समय देख लिया और इसने उसको पीठ दिखा दी। आप समझिए कि 1900 का लो आपके सामने आता हुआ आपको दिखा मध्य अप्रैल में, और अब आपके सामने 3490 का प्राइस फिलहाल आता हुआ दिख रहा है, 2% ऊपर। और खासकर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शॉर्ट कवरिंग का जो दौर चल रहा है, इसमें आपको बहुत सारे शॉर्ट्स और कवर होते हुए दिखेंगे और ये आपको भागता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल आपके सामने 3494 के आसपास बजाज फाइनेंस चलता हुआ और बहुत ही शानदार तरीके से आपको रैली आती हुई दिख रही है फिलहाल निफ्टी में। अब 180 पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा 3:25 पर 11456। ठीक बात है, तो भाग रहा है। और साथ में एशियन पेंट देखिए 2067 पर बात हुई थी सचिदानंद जी से, 2045 पर बात हुई थी सचिदानंद जी से, 2067 का आपको भाव नजर आ रहा है। और चर्चा थी कि ये स्टॉक दिन के हाईज पर जाकर कारोबार करेगा। 2086 का टारगेट सचिन जी ने दिया था और देखिए इसमें भी रैली देखने को मिल रही है। तो फेस्टिवल सीजन की खुशबू आज आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। और सीमेंट में तेजी, पेंट में तेजी, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स में अच्छी रैली। इन शॉर्ट बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन भारतीय बाजारों ने दिखाया है। बुल्स ने देखिए यूएस के मार्केट में भी कमबैक किया था, 3 दिनों की गिरावट के बाद एक रैली देखने को मिली थी और आज भारतीय बाजारों में भी ऐसा ही हुआ है, एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। मार्केट को रैप अप कर देते हैं। बहुत ही रिलीफ वाला दिन था, 11450 के ऊपर जाकर समाप्ति होना ये अच्छी बात मानी जाएगी यहीं पर अगर हम बंद हो जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो 3 सितंबर को 11500 का स्तर था, 4 सितंबर को हमने देखा 11300 पहुंचा और उसके बाद 7 को हमने देखा 11250 पहुंचा और कल के सत्र में हमने देखा था कि 11200 के नीचे भी गया। तो 11200 के नीचे जाने के बाद जिस हिसाब से देखिए आज बाउंस बैक दिखाया है, हम बहुत ही देखिए 500 को अटेम्प्ट करने के करीब पहुंच गए। यू नेवर नो, कल के सत्र में हम 3 सितंबर वाले स्तर पर वापस आ जाएं। तो देखिए डिप्स में अगर आप अच्छे शेयर खरीद रहे हैं तो आपका फायदा पक्के तौर पर हो रहा है। आज RIL अगर नहीं ऐसा प्रदर्शन दिखाता तो ये हो ही नहीं सकता था। RIL 7.5-7% ऊपर जाकर देखिए बंद हो रहा है और जिस तरह से रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि कुछ और इन्वेस्टर्स भी आएंगे और ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश। RIL का पार्टली पेड स्टॉक में इसीलिए अपर सर्किट लगा रहा और खुल ही नहीं रहा है, जबरदस्त तेजी शैल जी देखने को मिल रही है। इससे बढ़िया दिन हो नहीं सकता। आपके क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए आशीष चतुर्मोता जी आज के मार्केट के बारे में। हेमंत भाई, मैं तो समझता हूँ कि आपने जो एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं बना के रखी, कल भी जब हम बात कर रहे थे और एक नीचे डिप में बाजार जब आया था तब भी हमने कहा था 11250 एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको इसने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं किया और यही मेरे हिसाब से एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है। और मैं समझता हूँ ये जो ट्रेंड है ये मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर से बाजार 11700 11800 के लेवल्स को रीटेस्ट यहाँ से कर ले तो। वाओ, तो 11700 की तैयारी हो रही है, ध्यान रखिए, तो मंदी में मत रहिए। और आज सुबह भी हम कह रहे थे अगर आप आज बाजार में पैसा नहीं बनाएंगे तो देखिए गलती हमारी नहीं है। आज सुबह से 7:30 बजे से यही बात हो रही थी कि तेजी करनी चाहिए और सिर्फ तेजी करनी चाहिए। बाउंस बैक का दिन है और बहुत सारे शानदार कॉल्स हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने सुबह पहला सौदा से देखिए अब तक आपको दिए हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा, इनफैक्ट पहला स्टॉक जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से CNBC आवाज पर डिस्कस हो रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो है रियल सेंस में बाजार का बादशाह। 14% का वेटेज हो और बाजार नीचे चले जाए, हो ही नहीं सकता, ध्यान रखिए। और जब ये फिर से आपको देखिए कभी ऐसा समय आए और आपको दिखने लगे तो मंदी की पोजीशन काट लीजिए, ये सबसे सही उदाहरण है। अब देखिए 2300 के ऊपर जाकर बंद हो रहा है, एक नया ऑल टाइम हाई पर देखिए समाप्ति कर रहा है ये स्टॉक। और साथ ही रिलायंस के पार्टली पेड स्टॉक ने भी एक नए ऑल टाइम हाई पर समाप्ति दिखाई है। तो RIL और RILPP ये दोनों ही स्टॉक्स हैं जिन्होंने सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा और दूसरे ग्रुप के स्टॉक्स ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इनफैक्ट जो हाल ही में फ्यूचर ग्रुप के कुछ बड़े ब्रांड्स देखे और उनको खरीदा गया है, उन स्टॉक्स ने भी जो लोअर सर्किट लगाने का
का सिलसिला था उनको देखिए खत्म किया और आज बड़े वॉल्यूम्स के साथ फ्यूचर ग्रुप के कई शेयरों में अपर सर्किट लगते हुए नजर आए। लेकिन देखिए ये बाजार की पूरी तस्वीर, बैंक निफ्टी 225 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट का जो नई तारीख है सीरीज में दरअसल पहुंच चुकी है, तो समाप्ति हो गई है और 11450 के ऊपर की समाप्ति बुल्स की जीत मानी जाएगी। डबल सेंचुरी आप देखिए बैंक निफ्टी ने लगा दी है, 1.25% ऊपर आपको मिड कैप इंडेक्स जाकर बंद हुए। डॉक्टर साहब एक बार वो पूरी की पूरी स्क्रीन दिखाएंगे हम हीट मैप। ये देखिए तो हरी रंग आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, लाल रंग से ये बता रहा है कि किस तरह से बाजार आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा था। RIL यहाँ पर देखिए सेटअप में है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। BPCL, HPCL, IOC में तेजी हुई है। एशियन पेंट ये सबसे फैंटास्टिक कॉल है, 3 दिन से आपके चैनल पर दिया जा रहा है। आप देखिए जब से कच्चा तेल नीचे आना शुरू हुआ है 4% की रैली इस स्टॉक ने दिखाई है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अब ICICI बैंक और साथ ही में अगर आप एक्सिस बैंक भी देखेंगे उसने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इंडसइंड बैंक भी भागता हुआ आज नजर आया। HDFC में भी तेजी हुई। ये वो हैवी वेट थे जो बाजार को संभाल रहे थे। इन्फोसिस देखिए करीब 1.25% ऊपर जाकर बंद हुआ है। तो हर सेक्टर का दिग्गज भाग रहा था। विप्रो ने सेकंड हाफ में अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इनफैक्ट मेटल्स ने लास्ट में एक बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई है। JSW स्टील ने निचले स्तरों से अगर आप देखें रिकवरी दिखाई है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ जो लाल निशान में भी शेयर है उनमें भी देखिए सेकेंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी आज के सत्र में देखने को मिली है। मेटल इंडेक्स हालांकि 1% नीचे जाकर बंद हुआ। चलिए इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हेमंत जी। इस हिसाब से आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है छोटे मंजिले और खासकर बड़े स्टॉक्स में, कि आप ये मान के चलिए कि कल आपको रिलायंस के अलावा कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस बाजार को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। आशीष जी ने मेरे ख्याल से कभी व्यू दिया था कि उन्हें 11800, 11500 तो यूँ समझ लीजिए 11500 तो हमारे सामने है ही, 11700, 11800 उनको आता हुआ दिख रहा है निफ्टी पर। कई ऐसे स्टॉक्स हैं लेकिन फिलहाल उन पर नज़र डालते हैं जहां आपने बहुत ज़बरदस्त प्राइस एक्शन के साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा है। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस 20% ओपन इंटरेस्ट यहां पर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टॉक 5% ऊपर बंद हुआ। अगर आप हमारे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे तो यहां पर यतिन जी ने एक शानदार ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई है। कंपनी एक फॉरेन मर्जर की तरफ देख रही है। उनको एक 7,500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन फिलहाल कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ वेदांता पर नजर रखिए। यहाँ पर आप 11.5% ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं और स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल 131 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। मेरी नज़र चोलामंडलम फाइनेंस पर भी है। यहाँ पर आपने प्राइस का एक्शन नहीं देखा लेकिन आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है लगभग 9%। तो इस स्टॉक पर खास नज़र रखिएगा। हीरो मोटर्स यहाँ पर आपको जाते जाते बाय कॉल मिली और अगर आप 2020 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सुबह 7:20 से CNBC आवाज़ बुलिश है हीरो मोटर्स पर। यहाँ पर आपको लगभग 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे बढ़िया स्टॉक आपको दिखेगा एशियन पेंट्स का। बावजूद कि ये रिकॉर्ड हाई पर है यहाँ पर आपको इस लेवल पर भी 14% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। कौन से ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपने बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजीशंस देखा? काफ़ी सारे मुझको मेटल स्टॉक्स दिख रहे हैं, टाटा स्टील, हिंडाल्को और NMDC। एक आध FMCG स्पेस में आपको बाटा नज़र आएगा। तो ये 4 या 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप शॉर्ट साइड पर फिलहाल नज़र रख सकते हैं कल के सत्र के लिए। हेमंत जी ये संक्षिप्त में है FNO की चर्चा। बिल्कुल, तो बढ़िया दिन, बढ़िया ट्रेडिंग सेशन। और अगर सुबह सुबह 60 अंक की नीचे देखिए डाउ जाकर बंद हो तो इतनी गिरावट तो हमने पचा ली है बात। लेकिन बहुत स्मार्ट रिकवरी जिस हिसाब से रिकवर हुआ है आज डाउ फ्यूचर्स, इस रिकवरी को देखकर भारतीय बाजारों ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। चलिए आज दोपहर में ऐसी खबरें आ रही थी कि जर्मनी में ख़राब खबर आ रही है, उसके मार्केट्स गिर रहे हैं क्योंकि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की एक न्यूज़ वापस से आ रही है। एक खबर ये भी आ रही थी कि इंडोनेशिया में के बाजार देखिए ज़ोर से गिर गए हैं। लेकिन देखिए इन सब खबरों के चलते डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा नीचे था। तो ये सारी खराब खबरें अगर आप सुबह सुने तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी खबरें आज मार्केट के दौरान की, इसलिए मैंने सोचा ये भी जाते जाते आपको जरूर बता दूं। चलिए हमारे विशेषज्ञों से विदा लेते हैं। आशीष जी धन्यवाद, सचिन जी, मुदित जी, गौरान सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का समय निकालने के लिए और बढ़िया कॉल्स आज हमारे दर्शकों को देने के लिए। आइए दिखाते हैं आपको आज बर्थडे बॉय ने कैसे सिक्सर लगाए। क्या बात। स्टॉक 2020 के रिटर्न्स।
तो दिन था देखिए आज नीरज का, उनका जन्मदिन है और देखिए 3.5% के बढ़िया रिटर्न्स नीरज की टीम ने कमा कर दिए हैं। दिखाते हैं आपको वो स्टॉक्स जो उनकी टीम में शामिल थे। मैंने लार्ज कैप्स के ऊपर फोकस किया था, तो परसेंटेज टर्म्स में वो स्टॉक्स इतना मूव नहीं करते हैं, लेकिन देखिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर पूरी टीम भरी हुई थी नीरज की, और उन्होंने अब दाव लगाया था ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर 8.5% ऊपर, नवभारत वेंचर्स 8%, पटेल इंटीग्रेटेड 5% और तानला 5% ऊपर जाकर बंद हुआ है। और ये है मेरी टीम के खिलाड़ी, वेदांता 2.5% ऊपर और JSPL ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, निचले स्तरों से घुमा ये शेयर। हीरो मोटोकॉर्प में करीब 1.25% की तेजी देखने को मिली आज के सत्र में। ऑलराइट, तो मुझे और शैल जी को दीजिए विदा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। अगला शो कमोडिटीज का है, कोई भी कमोडिटी के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो दीपाली के साथ जुड़िएगा। नेक्स्ट शो में कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद आपका इस शो को देखने के लिए, नमस्कार। शुक्रिया।